करते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूं मैं। ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी, कर दी मैंने, और अब मैं शुरू कर रहा हूं सेशन। बिना इधर उधर की बात किए हुए क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे लेता रहूंगा। यस, आई एम नॉट एबल टू अटेंड होल सेशन, तो ठीक है ना, कल का सेशन पड़ा हुआ है, अब आगे के लिए मैं बहाना नहीं सुनूंगा, ठीक है। या तो उनको 3 दिन तक अब कहां देख पाओगे। लास्ट सेशन मैंने सिर्फ छोड़ दिया था, आगे से आप अलर्ट रहना, सेशन डिलीट हो जाएगा, मेरी टीम डिलीट कर देगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज कोऑपरेट करना आप लोग, ठीक है। जो लाइव देख रहे हैं उनको टेंशन नहीं है, जो लाइव नहीं देख रहे हैं उनके लिए टेंशन है। हाँ, तो 2 GB से वो 498 रुपए से अच्छा है ना 2 GB डेटा ले लेना 21 रुपए में, वो ज्यादा सस्ता है, तो यूज दैट ना यार। अब डेटा भी घर पे पहुंचाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्त। चलो मजे ना लो, चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। एक छोटे से क्वेश्चंस के साथ कि कोई बता सकता है क्या फंक्शन और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसेस? कोई बता सकता है आप में से फंक्शन एंड प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? एनीवन प्लीज कम ऑन फास्ट। पिछले वाला सिर्फ रहेगा, पिछले वाले तक जिसको रिकवरी करनी है वो जाके रिकवरी कर सकता है, आगे से नहीं रहेगा। फंक्शन बोले तो तमाम डिपार्टमेंट्स को कहते हैं, प्रोसेस बोले तो एक कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड होती है। बोले तो जैसे परचेज टू पेमेंट का हमने प्रोसेस किया तो कई डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। प्रोसेस में उसके हर एक एक्टिविटी के पार्टिसिपेंट, हर एक प्रोसेस वर्कर को हर एक स्टेप के बारे में कॉन्टिन्यूअस जानकारी होती है, राइट। फंक्शन या डिपार्टमेंटल सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता है। मैं मार्केटिंग का हूं, मैं मार्केटिंग की बात करता हूं, मैं सेल्स का हूं, मैं सेल्स समझता हूं, मैं फाइनेंस का हूं, मैं फाइनेंस तक लिमिटेड हूं। अलग अलग लोग अपनी अपनी लिमिटेशंस में जिंदा रहते हैं और जीते हैं। यस, तो फंक्शन एंड प्रोसेस में एक डिफरेंस है। गोल्ड मूवी देख लेना, इसके लिए समझ में आएगा और अच्छा। आओ बात करेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी की। कैसी स्ट्रैटेजी होती है? फंक्शनल लेवल पे होती है, टैक्टिकल नेचर की होती है, इसे टैक्टिक्स भी कहते हैं। फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू ऑपरेटिंग प्लान्स। ऑपरेटिंग प्लान्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, बट उन ऑपरेटिंग प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी अपन यूज करते हैं उसे अपन फंक्शनल स्ट्रेटजी कहते हैं। अब भाई आ जाओ, जरा स्पीड में आ जाओ सारे लोग, अब पढ़ाई शुरू, अब इधर उधर की बातें बंद, आ जाओ। बहुत अच्छा जवाब देने के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू उज्जवल, बिल्कुल। यस, अब चलो वो सब क्वेश्चन में बाद में जवाब दूंगा। अब फंक्शनल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है डिफरेंट लेवल पे। पहली स्ट्रैटेजी मैं ले रहा हूं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कोई बता सकता है मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। मार्केटिंग बोले तो ध्यान से सुनना, CC DV TP, ध्यान से सुनना। Creating and communicating and delivering value to target profit. Marketing is a societal और organizational process. भाई सुनना शुरू करो, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज, पीछे आगे नहीं। अभी सीधा एकदम मुद्दे पे आते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज अ, बोलो, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू टारगेट प्रॉफिट, CC DV TP, सिंपल। इज अ सोसाइटल प्रोसेस और इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। क्रिएटिंग मीन्स व्हाट? क्रिएटिंग मीन्स क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बोले तो अगेन प्रोडक्ट मैनेजमेंट इसको मैं बोलने वाला हूं। कम्युनिकेटिंग क्या? आप किसी प्रोडक्ट के साथ उसमें नाइकी, रिबॉक या कोई ब्रांड लगा के आगे भेजते हो, मीन्स कम्युनिकेटिंग द ब्रांड, इसको ब्रांड मैनेजमेंट बोलूंगा। डिलीवरिंग टू होम? टू द कस्टमर थ्रू व्हाट? थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मीन्स प्लेस ऑफ कन्वीनियंस। 4 P's का P, एक P इसमें भी आ गया। यस, एंड डिलीवरिंग वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या? वैल्यू डिफाइन करता हुआ आ रहा हूं, फीचर, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज एटसेट्रा। एंड देन टारगेट। टारगेट कौन है? वो कस्टमर सेगमेंट, वो बायर जो मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से सुटेबल है। अगर मेरे पास मिनी, माइक्रो, सेडान जो भी कार है उसके हिसाब से मेरे बायर्स डिफरेंट होंगे। सो दैट इज कॉल्ड डिलीवरिंग वैल्यू टू द टारगेट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या? सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का मतलब फॉर मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन, फिर अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट रिडक्शन। हर कंपनी अपने हिसाब से प्रॉफिट को एनालाइज करती है। ये प्रॉफिट का मतलब वो अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट सिर्फ नहीं है, उससे आगे जाके है, एक स्टेप आगे जाके बात करने वाले, ठीक है। इतनी सी बात है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी? कोई बता सकता है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीन्स 4 थिंग्स, ध्यान से सुनो। 4 थिंग्स क्या? डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, प्राइसिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोले तो रिलेटेड टू 4 P's, राइट? प्रोडक्ट,
प्राइस प्लेस प्रमोशन, सिंपल। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन की स्ट्रेटजी को अपन मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं और सब में टारगेट कौन होता है? कस्टमर होता है। कस्टमर क्यों टारगेट है? क्योंकि कस्टमर को हमें वैल्यू डिलीवर करनी है, वैल्यू डिलीवर करनी है। बार बार बोल रहा हूं, ये वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यही की टर्म है, वी हैव टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। हाउ टू डिलीवर वैल्यू? तो सर वैल्यू डिलीवर करने के लिए हमारे पास वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई चीज एक्सचेंज में, मैं एक कंपनी हूं, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने तुम्हें कम्युनिकेट किया और उस प्रोडक्ट को तुम्हें डिलीवर किया। अगर वैल्यूएबल है, यू आर गोइंग टू यूज माई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू यूज माई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अगेन, right? So there is a concept of exchange. Something of value has been delivered by the company, by the marketer, by the organization to the customer, and customer in lieu of that pays you some consideration. That is of value to the business. So again, कुछ चीजें मार्केटियर के लिए वैल्यूएबल है, कुछ चीजें कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है, अपन इसका एक्सचेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। हाउ टू एक्सचेंज दिस वैल्यू? इसके लिए हमारे पास एक नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। इसको कुछ मत बोलो, इसको सिंपली बोलो वर्टिकल चेन। क्या बोलो आप? वर्टिकल चेन, जो हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में। वर्टिकल चेन क्या है? अगेन, देयर इज अ सप्लायर हु सप्लाइज द रॉ मटेरियल, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हु creates service or manufactures goods and services, and then there is a distributor or there is a wholesaler, retailer, or there is a consumer, end consumer to whom the goods and services are being delivered. तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे चेन ऑफ एक्टिविटीज होंगी, जिस सप्लायर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कस्टमर होगा, और इस तरह से पूरा वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क अपना काम करने वाला है इसी वर्टिकल इंटीग्रेशन के थ्रू, वर्टिकल चेन के थ्रू। सिंपल है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिख लो इस बार, वेरी वेरी हॉट फॉर दिस अटेम्प्ट, मार्क कर लेंगे आप, वेरी वेरी हॉट फॉर दिस अटेम्प्ट। डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। मान लो मैंने एक कार बनाई, कार बनाने के बाद मैंने कहा तुम्हें मैंने बेच दिया, 1 करोड़ का बेच दिया, तुम्हें कैसे लगेगा? मुझे कैसे लगेगा कि जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज मैंने डिलीवर कर दी। इसके लिए एक सेट ऑफ प्रोसेस है। How will the company ensure that his value has been delivered? ये कहना बहुत आसान है कि वैल्यू क्रिएट करो, the more value you create, the more competitive advantage you gain. ये कहना आसान है, बट अपन कैसे इंश्योर करेंगे कि जो वैल्यू अपन ने क्रिएट करी थी वो अपन ने डिलीवर भी कर दी? ये कैसे पता चलेगा अपने आप को? तो ध्यान से सुनना, 2 टर्म यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक को मैं कहता हूं CTC, दूसरे को मैं कहता हूं CTQ। ध्यान से सुनो, कस्टमर को क्या चाहिए? हम डिफरेंट सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं। किसी भी मॉल में जाते हो, कुछ भी जाते हो, वहां एक बंदा आ जाता है, तुमसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाता है। तुम कार की सर्विस करा के निकलते हो, कार का सर्विस करने वाला बंदा आता है, एक फॉर्म भरवाता है, फिर फोन आता है, आपसे फीडबैक लिया जाता है। आप 9 आउट ऑफ 10 आप उसको मार्किंग करके देते हो, आप उसकी रेटिंग करके देते हो, और डिफरेंट कमेंट्स आपके वो कलेक्ट करता है, वो आपका फीडबैक है। अगेन, बहुत सारी मार्केट रिसर्च वाली कंपनियां तुमने देखा होगा मार्केट में घूमती रहती हैं, कस्टमर्स की सर्वे करती रहती हैं और कस्टमर से बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करती हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो जानना चाहती हैं व्हाट इज क्रिटिकल टू कस्टमर, व्हाट इज क्रिटिकल टू कस्टमर। सीटीसी बोले तो बोलो फटाफट, क्रिटिकल टू कस्टमर। तानिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड सीटीक्यू बोले तो क्रिटिकल टू क्वालिटी। वंस वी कम टू नो, मुझे पता चल गया ये कार में मुझे क्या देना है, 1 करोड़ की गाड़ी है, इसके साथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, दे दो। सेफ्टी मेजर्स का अच्छा ध्यान दो, माइलेज अच्छी दो, इंटीरियर्स अच्छा करो, एक्सटीरियर अच्छा करो, सेफ्टी के अच्छे सिस्टम्स लगाओ, इसके अंदर ऑटोमेशन का इस्तेमाल करो, तो कोई 1 करोड़ रुपया हमें देने वाला है। BMW को, मर्सिडीज को ये बात समझ में आ जाती है व्हाट इज क्रिटिकल टू कस्टमर। अब मान लो 1 करोड़ की मैं गाड़ी खरीदता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सिनेरियो समझा रहा हूं। मान लो मैं कनिका खेरा, थैंक यू कनिका भाविक, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, बेटा लगे रहो। सूरज बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना। शगुन, यस, मान लो मैं 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता हूं और मैं उसका डोर ओपन करता हूं और बंद करता हूं, धाड़ सी आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है। मैंने कहा यार 1 करोड़ की गाड़ी लगी नहीं कहीं से, इतना साउंड डोर के ऊपर, गेट के ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, अपन कंपनी को तुरंत बताएंगे भाई ये तो लग नहीं रही। अपन डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, अपने को क्वालिटी का इश्यू लगेगा, अपने को लगेगा इस गाड़ी में डिफेक्ट है, राइट। अगर मान लो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी और उसकी वायरिंग देखी, वायरिंग में सतरंगी तार लगी हुई है, अलग अलग कलर की तारें, वायर्स लगी हुई है, हम कहेंगे अरे यार क्या गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, वायर तो एक कलर का लगा सकते थे भाई।
कम से कम इसका पैकेजिंग तो अच्छा करो। तो कहने का मतलब ये सब एलिमेंट वो हैं जो सीटीसी है और ये डिलीवर नहीं करते हैं, वो क्वालिटी का इश्यू है। तो क्या करती है कंपनी को जब सीटीसी समझ में आता है कि क्रिटिकल टू कस्टमर क्या है, उसके अकॉर्डिंग सीटीक्यू के वेरिएबल वो इनपुट करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। ये कैसे डिलीवर होता है ध्यान से सुनेंगे, इसके सारे पॉइंटर एज पर मॉड्यूल। आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट एंड सर्विस बेनिफिट टू द कस्टमर ऑफर करते हो। तुमने कहा ये लो भैया गाड़ी, ये रही इसकी वर्कशॉप, 3 आपको फ्री सर्विस मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं, जब कहीं दिक्कत आए आप हमें कॉल कीजिए, हम बैठे हैं। आपने को गाड़ी बेच दिया इसका मतलब हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दे दिया हमने, सीटीसी सीटीक्यू कर लिया होगा, जरूर हमने डिलीवर किया होगा सीटीक्यू सीटीसी के अकॉर्डिंग, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी। अब कस्टमर के हाथ में चली गई बात, अब उसके पाले में चली गई तुम्हारी बॉल। ध्यान से सुनना, अब हमने क्या करना है, हम डिफरेंट टाइम पे फीडबैक लेते हैं और पता करते हैं इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑन देम, कस्टमर के दिमाग पे। क्योंकि वैल्यू क्या है, परसेप्शन है। कल पढ़ा ना तुमने, जेनरिक वैल्यू एंड परसीव्ड वैल्यू, कहा था ना वैल्यू क्या है, जजमेंटल है। तो वैल्यू कैसी है, जजमेंटल है। अब हमने क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम चेक करना है कि कस्टमर के दिमाग पे इसका क्या इंपैक्ट हुआ। नंबर 3, व्हाट इज देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जब मैं ये BMW की 1 करोड़ की गाड़ी यूज कर रहा हूं, अब मेरी इंटरप्रिटेशन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेके क्या है, वो बार बार मेरे से फीडबैक लेता है। अब मैं अपने आप को चेक करूंगा एज अ कंपनी, एज अ BMW, कि वेदर आई हैव डिलीवर्ड वैल्यू दैट मैचेस द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर। अगर मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है, इसका मतलब मैंने वैल्यू क्रिएट करी है अपने गुड्स एंड सर्विसेज में और वो मार्केटिंग हुई। और अगर नहीं करता है, मींस देयर इज समथिंग दैट इज लैकिंग ऑन पार्ट ऑफ CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी एस्पेक्ट, एंड दैट इज द डेविएशन, एंड हियर आई हैव टू इंप्रूव। If the customer says yes, my expectation matches with your product's delivery, then it's okay. तो हमें एक लास्ट चीज चेक करनी पड़ेगी, have we delivered our promise in the past and ready for future? ऐसा तो नहीं कि एक बार हमने डिलीवर कर दिया उसके बाद भूल गए, उसके बाद कहा अगली बार मना कर दिया उसको, एक बार सर्विस बहुत अच्छी दे दी, अगली बार मना कर दिया, कल मैराथन बहुत अच्छा करा दिया, आज गायब हो गए। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होता है, आप जब भी कोई वैल्यू की प्रोपोजिशन क्रिएट करते हो, आपको पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ उसे डिलीवर करना होता है। देन इट इज कंसिडर्ड एट प्रॉपर वैल्यू डिलीवरी। ये पांचों के पांचों पॉइंट अच्छे से चिपक के कर लेना। इस पे सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वैल्यू डिलीवर हुई, इसकी परसेप्शन आपको, इसको आप कैसे सेटिस्फाई करोगे इस पूरे पर्पस को। तो यू हैव दिस 5 पॉइंट। आप मोटे मोटे तौर पे ऐसे याद रखो कि सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट सर्विस बनाते हैं जो वैल्यूएबल है, नंबर 1। फिर कस्टमर को हम डिलीवर करते हैं, फिर उस पे इंपैक्ट को चेक करते हैं, और फिर कस्टमर की जो वैल्यू की इंटरप्रिटेशन है उसे चेक करते हैं। फिर देखते हैं कि जो हमने वैल्यू डिलीवर करी है क्या उसके एक्सपेक्टेशन को वो मैच करती है, और करती है तो, नहीं करती है तो इंप्रूव करेंगे, और करती है तो क्या हमने पास्ट में डिलीवर किया, प्रेजेंट में डिलीवर कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी डिलीवर करते रहेंगे। दिस इज डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर कॉन्सेप्ट। ये दिमाग में रखना। इसको ज्यादातर बच्चे स्किप करके जाते हैं एग्जाम में, और पता नहीं कब एग्जामिनर इससे पूछ ले। अब देखो भाई, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, प्राइसिंग द प्रोडक्ट, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। तो सर इसमें सर्टेन इश्यूज होंगे, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, तुमने याद रखना है, CD रैप। CD RAP, C for customers, D for distribution, W for warranty, R for remuneration and incentives, A for advertisement and P for pricing. CD RAP. अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा इश्यू यह है कि कस्टमर कौन है, किस कस्टमर सेगमेंट को मैं टारगेट कर रहा हूं, राइट। मान लो कोई कंपनी है, वो कॉर्नफ्लेक्स मिल्क बेचती है, तो क्या वो सारे लोग इंडिया में कॉर्नफ्लेक्स मिल्क खाते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में? जरूरी नहीं। मान लो एक गाड़ी है, वो माइक्रो, मिनी, सेडान या लग्जरी कार बेचती है, तो क्या लग्जरी कार इंडिया में हर कोई खरीदता है? नहीं, एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज आइडेंटिफाइंग द कस्टमर हु इज, विच सेगमेंट इज गोइंग टू बाय माई गुड्स एंड सर्विसेज। हमें लगेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या सबको पढ़ना चाहिए? क्या सब पढ़ते हैं? क्या सबको इसकी जरूरत है? नहीं, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट सेगमेंट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कई टाइप के होते हैं, एक जो पुराना नेटवर्क ट्रेडिशनल चला आ रहा है, एक जो न्यू है, ई कॉमर्स, ई टेलिंग टाइप,
एक जो एक्सक्लूसिव चैनल आप अपना क्रिएट करते हो, मेगा स्टोर, ये वो पतंजलि की तरह या नेस्ले की तरह या माइक्रोसॉफ्ट की तरह, अलग अलग लोगों की तरह, तो कौन से नेटवर्क के साथ आप जाओगे, ये बहुत बड़ा इश्यू है। यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट। वारंटी आप देखो ना, अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते हो, कहीं फुल, कहीं पार्शियल, कहीं गारंटी, कहीं वारंटी, कहीं रिप्लेसमेंट, अलग अलग स्कीम्स होती है। यू हैव टू डिसाइड बिफोर यू फाइनलाइज योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नंबर 4, रेम्युनरेशन इंसेंटिव। मार्केटिंग में क्या होता है, फाइनेंस और एचआर और इन डिपार्टमेंट्स में कम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा होता है इंसेंटिव या बोनस का, राइट सीन। मतलब क्या आप सिर्फ रेम्युनरेशन देते हैं अपने मार्केटिंग स्टाफ को, या रेम्युनरेशन इंसेंटिव दोनों देते हैं, या सिर्फ इंसेंटिव पे काम कराते हैं। देखो ना, वो कुछ लोग इंसाइक्लोपीडिया बेचते फिरते हैं मार्केट में, इंसाइक्लोपीडिया बेचते हैं ना घर घर जाके, वो प्योर बोनस पे काम करते हैं, उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनकी सैलरी होती है, उनका बोनस नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सेल्स टारगेट होते हैं, उनका रेम्युनरेशन भी होता है, इंसेंटिव भी होता है। एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग का मोड क्या होगा, देखो दो तरह की एडवर्टाइजिंग की दो कैटेगरी होती है। एक प्योर एडवर्टाइजिंग जो पेड होती है, जैसे मैंने टीवी पे, अखबार में, पेपर में, न्यूज़पेपर में, ई मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया में मैंने पेड एडवर्टीजमेंट किया, दैट इज एडवर्टीजमेंट। Another is publicity where you just do near zero payment या no payment। सपोज सोशल मीडिया रिलीज कर दिया, कहीं सेमिनार में गए, वहां पे प्रवचन दे दिया, कुछ भी बोल दिया, किसी को प्रमोट कर दिया, दैट इज नॉट पेड प्रमोशन, दैट इज पब्लिसिटी, राइट। सो दोनों मोड हो सकते हैं, आपको डिसाइड करना है कौन सा। प्राइसिंग, आप प्राइसिंग की कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हो, आप प्राइस सेटर हो, प्राइस गेटर हो, आप स्कीमिंग की फिलॉसफी पे चलोगे या लो कॉस्ट लो प्राइस की फिलॉसफी पे चलोगे। दो ऑप्शन है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के लिए हाई कॉस्ट हाई प्राइस, एंड नॉन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के लिए या लो कॉस्ट के वाला कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के हिसाब से लो कॉस्ट जाना है। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू बिकम अ प्राइस सेटर और प्राइस गेटर, राइट। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्केटिंग स्ट्रेटजी इश्यूज, वेरी वेरी हॉट। ये टच नहीं किया बहुत टाइम से, जब भी पूछा जा सकता है। बाबा का ढाबा पब्लिसिटी, बिल्कुल फ्री में पब्लिसिटी हुई थी उसकी, बिल्कुल। मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, आप सब जानते हो, एसटीपी बोलते हैं मार्केटिंग प्रोसेस को। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। सेगमेंटेशन मींस आइडेंटिफाइंग द राइट कस्टमर। कौन सा कस्टमर, एक एग्जांपल देता हूं, ये मैं तीसरी चौथी बार दे रहा हूं क्लास पे, ये मेरे स्टूडेंट टीचर ने कभी पूछा था, इसलिए मेरे को हमेशा जहन में रहता है, दिल के करीब रहता है। एक ना तुम्हारा ये नैनो आई थी, नैनो की क्या एक्सपेक्टेशन थी, उसने किस सेगमेंट को टारगेट किया था, कोई बता सकता है? उसने उस सारे सेगमेंट को टारगेट किया था जो बाइक्स पे चलते थे, जो 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक की बाइकें खरीदते थे, राइट, 50,000 से लेकर के ऊपर तक। उसने सोचा नैनो ने कि अगर मैं 1 लाख की गाड़ी सबको दे दूं तो 50,000 वाले सारे कार पे आ जाएंगे। बट पता है क्या, उसकी मिस कैलकुलेशन थी, राइट। क्यों मिस कैलकुलेशन थी? क्योंकि बाइक की अलग परसेप्शन होती है, अलग सेगमेंट है जो बाइक चलाना चाहता है, और कार को लेते हुए कार के बारे में लोगों की एक अलग फीलिंग होती है, जिसमें स्पेस हो, थोड़ा मजबूत हो। कार की मतलब एक अलग परसेप्शन क्रिएट होती है। मैं कार लेना चाहता हूं तो कार में स्पेस चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है, 4-5 लोग फैमिली के अच्छे से बैठ भी जाए उसके ऊपर, एकदम डब्बा सा नहीं होना चाहिए। इसीलिए नैनो इंसान के जो कस्टमर था, जो सेगमेंट्स थे, जो पब्लिक थी, उसके माइंडसेट पे सेट नहीं हुई। इसीलिए नैनो ने इतना ज्यादा बूम नहीं किया जैसी कि उसकी उम्मीद थी। नैनो पता है कैसे बनी? सीके प्रहलाद की एक फिलॉसफी है जो कल हम पढ़ रहे थे, कोर कॉम्पिटेंसीज, उन्हीं की एक फिलॉसफी है बॉटम ऑफ द पिरामिड, एक बुक है उनकी बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसी के कॉन्सेप्ट पे बनी थी नैनो। इतनी बड़ी बात, लेकिन नैनो ने खूब बेचा। कहां बेचा? उसने लॉरी वॉरी बना दी, उसकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल बना दिए छोटे छोटे कस्टमाइज करके, और इस तरह से नैनो पूरे हिंदुस्तान में चली। ऐसा नहीं है नहीं चली। तो दिस इज हाउ सेगमेंटेशन इज डन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू वेरियस सेगमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट नेचर्स, राइट। अब देखो ना भाई, न्यूज सुनने वाले कई लोग अलग अलग लैंग्वेज में सुनते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे सेगमेंट्स अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी को इंग्लिश चाहिए, किसी को हिंदी चाहिए, नेशनल न्यूज चाहिए, रीजनल न्यूज चाहिए, राइट। अच्छा, टीवी देखने वाले लोग कोई होते हैं जो सुबह से शाम तक आस्था और श्रद्धा में ही लगे रहते हैं, उनका उससे बाहर निकलते ही नहीं। तो अभी टीआरपी के गेम में इसको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उन्हीं लोगों को टारगेट करती है कंपनियां। अब रिपब्लिक भारत किसी और को ही टारगेट कर रहा था, उसको पता था मेरा ऑडियंस कौन है, राइट, जो भी चल रहा है अभी। तो डिवाइडिंग द मार्केट इनटू वेरियस सेगमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट नेचर्स। कार की कंपनियां हैं, उनके लिए माइक्रो है, मिनी है, सेडान है, लग्जरी है, स्पोर्ट्स कार है, अलग अलग सेगमेंट अलग अलग प्रोडक्ट को पसंद करता है, राइट। दिस इज सेगमेंटेशन। अनदर इज टारगेटिंग, चूजिंग द बेस्ट सेगमेंट।
मतलब मेरे पास माइक्रो है तो मैंने माइक्रो वाले को आइडेंटिफाई किया, मेरे पास गाड़ी सेडान है तो मैंने उसको किया, मेरे पास रबड़ एंड पेंसिल है तो मैंने स्कूल के बच्चों को टारगेट किया सबसे ज्यादा, और कुछ ऑफिस बियरर लोग जो ऑफिस में बैठ के पेन पेंसिल चमकाते रहते हैं, ठीक है, चलाते कम है और अपने वो कप में रखते ज्यादा है, ठीक है। एंड थर्ड इज मार्केट पोजिशनिंग। अब पेन पेंसिल का इस्तेमाल कहां है? अब मैं देखो मेरे को पेन यूज किए हुए जमाना हो गया, अब तो ये रहा पेन और ये रही पेंसिल, ठीक है, नो पेन पेंसिल कॉन्सेप्ट। उसके बाद सर है हमारे पास मार्केट पोजिशनिंग, डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉफिटेबली सर्विंग चूजन सेगमेंट बेटर देन द कंपटीशन। एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यही चिंटू है, यही मेरा लैपटॉप खरीद सकता है, अब मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा, अब मैं एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा उसे, अब मैं अमिताभ बच्चन को लाके उसको दिखाने वाला हूं, अब मैं उसको बहुत बहुत तरीके से पब्लिसिटी करने वाला हूं, मैसेज करने वाला हूं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सारे ट्रिक एंड टेक्निक्स यूज करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू क्या है, जजमेंटल है, जो कस्टमर के दिमाग में होती है। अब मैंने उसके दिमाग में भर देना है, ठंडा बोले तो कोका कोला, टूथपेस्ट बोले तो कोलगेट, हर्बल प्रोडक्ट बोले तो पतंजलि, ये भर देना है। दिस इज कॉल्ड पोजिशनिंग, प्रॉफिटेबली सर्विंग द चोजन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये सारी कंपनियां जो दिन भर एडवर्टीजमेंट दिखाती है बेसिकली उस सेगमेंट के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर रॉन्ग सेगमेंट के सामने तुम राइट पोजीशनिंग करने की कोशिश करोगे, अरे जिसने केलॉग का कॉर्नफ्लेक मिल्क खाना ही नहीं, जिसने सुबह सुबह पराठे पेलने हो, उसको तुम कॉर्नफ्लेक मिल्क खा रहे हो यार, वो कितना भी तुम प्रचार करो, कितना भी उसके दिमाग में सेट करो, वो बैठेगी नहीं बात। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड पोजिशनिंग। समझ में आ गई? STP मार्केटिंग प्रोसेस क्लियर है? बोलो यस और नो। वीडियो किसका बफर हो रहा है? हमारा किसी का बफर नहीं हो रहा है। इज एनीवन वीडियो ऑल्सो बफरिंग? नहीं, मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप अपना नेट ठीक करो, नेट को रिफ्रेश करो। मेरे सामने दो पोर्टल्स, दो पैरेलल चल रहे। हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा मेरे सामने, बफरिंग नहीं हो रही। बेटा एक बार रिफ्रेश कर दो अपने उसको, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर दो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, चलो, इट्स परफेक्ट। थैंक यू श्वेता, थैंक यू काव्या। राघव कैसे हो? नीलाक्स क्या बात है? ओझा जी प्रेजेंट हो गए। रुपेश थैंक यू। आ जाओ। पी को बोला अभी देखो ना, डिस्कस करते। ये देखो सेगमेंटेशन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, द ब्रेकिंग डाउन और बिल्डिंग अप ऑफ पोटेंशियल बायर्स इनटू ग्रुप्स कॉल्ड मार्केट सेगमेंट। देखो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट हो सकते हैं। टारगेटिंग, इवेल्युएटिंग द सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन द सेगमेंटेशन प्रोसेस, सेलेक्टेड टारगेट। मेरे पास इसके लिए प्रोडक्ट है, मैंने इसी को सेलेक्ट किया, मैं इन्हीं के कस्टमर, इन्हीं को टारगेट्स के दिमाग में पोजिशनिंग करने वाला हूं। ऐसा मैंने किया। सबसे पहले देखो ब्रेकिंग डाउन, ग्रुपिंग इनटू सेगमेंट्स एंड चूजिंग द टारगेट सेगमेंट। टारगेट को मैंने चूज किया। नाउ मैं इस पे अब मिसाइल चलाने वाला हूं। पोजिशनिंग, डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉफिटेबली सर्विंग चोजन सेगमेंट बेटर देन द कॉम्पिटिटर इज कॉल्ड मार्केट पोजिशनिंग। उसके कस्टमर के दिमाग में सेट करना। जो दिन भर एडवर्टीजमेंट चलती है वो पोजिशनिंग के लिए ही चलती है, राइट? ये दिन भर जो तुम्हें मैसेज आते हैं, ये जो यूट्यूब पे इतनी कहानी चलती रहती है, इंस्टीट्यूट ये है, इंस्टीट्यूट वो है, एक्चुअली थ्रू डिफरेंट रीजन। एक नेता था यहां, अभी कल लालू कर रहे थे, कौन? मिश्रा जी। सुनो, लालू कहता था, अपने कहते थे, भाई बड़े हैं तो इज्जत से ही बात करनी चाहिए। लालू अपने जमाने में कहते थे, पत्रकार लोग पूछते थे भाई तुम्हारे यहाँ जंगल राज है, तो वो कहता था कि भाई ऐसा है, आप तो बहुत बदनाम हो गए, आपकी सरकार बदनाम हो गई है। तो ही यूज्ड टू से, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ? बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ? तो कई बार हम मार्केट में ये सब ड्रामे इसलिए भी करते हैं कि हम कई बार भोकाल क्रिएट करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, हम पोजीशन कर पाते हैं अपने आप को कस्टमर्स के माइंडसेट में, ठीक है? तो कई बार हम कंट्रोवर्सीज में भी इसलिए जानबूझ के पढ़ते हैं। एक दिन किसी बाबा को गाली दे देते हैं, अगले दिन वीडियो बना के माफी मांग लेते हैं। तो गाली दिया तो भी पॉपुलर हुए और माफी मांगा तो भी पॉपुलर हो गए। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा बहुत लोग करते हैं। कई ऐसे मैं वीडियो देखता हूं, जानबूझ के ठीक तुम्हारे एग्जाम के बाद एक कंट्रोवर्सी आती है मार्केट में, सेट। तो वो तरीका होता है कि अपने आप को कंट्रोवर्सी में डालो ताकि पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा ये बंदा, उसके पिक्चर में आ जाएगा वो। ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है? मार्केटिंग एनालिसिस क्या है? तुमने अभी पढ़ा था, तुमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा था, सेम उसी तरह देयर विल बी मार्केटिंग एनालिसिस। मींस यहां भी होगा स्वॉट, यहां भी होगा इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यहां भी होगी सिनेरियो एनालिसिस। होगी क्या? मार्केट की सारी मार्केट की स्ट्रेटजी डिस्कस होगी क्या? सारा मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, करंट स्ट्रेटजी को मैं एनालाइज करने वाला हूं क्या?
इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंपैक्ट करने वाले हैं क्या? दैट इज मार्केटिंग एनालिसिस, सिंपल। यहां भी होगा पोर्टफोलियो एनालिसिस, मेरे प्रोडक्ट्स की, मेरे सर्विसेज की पोर्टफोलियो एनालिसिस। यहां भी बीसीजी मैट्रिक्स मुझे सपोर्ट करने वाला है क्या? प्लीज टेल मी, क्या बीसीजी मैट्रिक्स मुझे यहां भी सपोर्ट करने वाला है क्या? यस, बीसीजी मैट्रिक्स मुझे यहां भी सपोर्ट करने वाला है। एंड देन विल डू प्लानिंग, अगर जरूरत है। यहां 3 सवालों का जवाब मुझे मिलेगा। हाउ इफेक्टिव द करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज, हाउ इफेक्टिव द करंट marketing strategy will be in future, how effective the new marketing strategy will be in future. So उसी के बेसिस पे भी prepare new marketing plan, जो marketing plan अब आपके सिलेबस से आपको हटा दिया गया है, got it, उसको निकाल दिया, ठीक है। yes, then we develop a marketing plan, then we implement the marketing plan, again implementation के लिए वही सारे सिस्टम चाहिए, then we control and evaluate and take corrective action. सिंपल, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस तुमने रन किया था, सेम तरीके से हम मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल, इवेल्युएशन करने वाले हैं। सिंपल, सेम डायग्राम है, देयर इज नो डिफरेंस। तो कोई बहुत बड़ी चीज अलग से अपन पढ़ रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग प्लानिंग स्टार्ट्स विद द एनालिसिस ऑफ मार्केट इन्वायरमेंट। दुनिया की सारी प्लानिंग मार्केटिंग उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की स्टडी से ही शुरू होती है। चाहे मैं कल को ईआरएम भी पढ़ाऊंगा ना, इंटरनल कंट्रोल की भी प्लानिंग करूंगा, तो भी मैं इन्वायरमेंट को, इंटरनल एक्सटर्नल को समझ के इंटरनल कंट्रोल डेवलप करने वाला हूं अपनी कंपनी का अंडर SA 315। जो मर्जी करो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस सेम ही रहता है, राइट। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प द कंपनी अटेन इट्स ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल। अब ना मैं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, मार्क कर लो, वेरी वेरी हॉट। यहां से एक ना एक स्ट्रेटजी आपसे पूछी जाती है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सोशल मार्केटिंग, जैसे कि कल वो प्रशांत कह रहा था, कौन कह रहा था? कल सूरज नहीं, आज दिख नहीं रहा वो लड़का, किधर गया? हाँ, मिश्रा। ही वॉज सेइंग कि सुट्टा मारना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें एक चश्मे पे स्वच्छ लिखा है, दूसरे पे भारत। जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं है, जहां भारत है वहां स्वच्छ नहीं है। एनीवेज, सोसाइटल मार्केटिंग कहते हैं सोशल इश्यूज की मार्केटिंग, उसको प्रमोट करना सोसाइटल मार्केटिंग है। दूसरा है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ध्यान से सुनो, जहां कंपनियां कुछ फ्री आपको डिलीवर करती है, कहती है भैया आप ये ले लो, डिलीवरी चार्जेस नहीं है, फ्री है। कहता है एक के साथ एक फ्री है। 30 मिनट के बाद अगर आपका पिज्जा नहीं पहुंचता है तो एक पिज्जा जो आपको डिलीवर किया वो फ्री हो जाएगा, पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। कोक के साथ बर्गर, बर्गर के साथ कोक फ्री है। टूथपेस्ट के साथ आपका पेस्ट फ्री, सॉरी टूथपेस्ट के साथ आपका ब्रश फ्री है। एडिशनल सर्विस, कुछ भी फ्री फ्रील्स जब आपको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। अब देखो डायरेक्ट मार्केटिंग, जब आप 1-to-1 मार्केटिंग करते हो, जैसे मैं, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें डायरेक्ट फोन लगाता हूं, मेल करता हूं, मैसेज करता हूं, क्या है ये? डायरेक्ट मार्केटिंग। मैं तुम्हारे को एडवर्टीजमेंट दिखाता हूं, अपनी कार की, टोयोटा की, फॉर्च्यूनर की पूरी डिटेल बता रहा हूं और तुमसे वीडियो शेयर कर रहा हूं, तुम देख रहे हो, फिर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो। डायरेक्ट मार्केटिंग। पॉइंट ऑफ सेल इंटरेक्शन करता हूं, तुम हॉस्टल में हो, तुम कॉलेज में हो, वहीं पे अपना एक फ्रीजर लगा दिया, उसमें कोक भर दिए, अब तुम वहीं से डायरेक्ट खरीद रहे हो, वहीं से यूज कर रहे हो। अगेन डायरेक्ट मार्केटिंग, राइट। कस्टमर के पॉइंट ऑफ प्लेस सेल पे, POS पे जा करके और वहां उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको डिलीवर करना अपने गुड्स एंड सर्विसेज, या उसको प्रमोट करना, सेगमेंट को टारगेट करके उसके कस्टमर के दिमाग में पोजीशनिंग करना, मार्केटिंग प्रोसेस को सेट करना, एंड एट द सेम टाइम 4 P's को इंप्लीमेंट करना। 4 P's को इंप्लीमेंट करना कस्टमर के दिमाग में, मतलब प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एटसेट्रा, कम्युनिकेट करना उसको, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग, जरा यहां समझ के सुन के समझना। रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब साफ होता है जब हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे कस्टमर हमारा पुराना होता जाता है, ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, कंफ्यूजन होती है यहां पे। जैसे जैसे हमारा कस्टमर पुराना होता जाता है, वो मेरे से कस्टमाइजेशन डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? कस्टमाइजेशन। किसी स्कूल को मैं लगातार कॉपीज देता हूं, 9th, 10th, 11th, 12th, पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की कॉपीज, नोटबुक देता हूं। थोड़े दिनों के बाद वो कहता है, अरे ओम जी बहुत बढ़िया कॉपी है आपकी, ऐसा करो ना, मेरे स्कूल का नाम डालो ना, सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, कुछ भी। तो वो कहता है मेरे हिसाब से कस्टमाइज करो। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है। अमेरिका में इसको कस्टम मार्केटिंग या रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये टर्मिनोलॉजी अमेरिकन मार्केट से आई है, राइट। अगेन, जब हम किसी से CRM करते हैं, लगातार किसी कस्टमर के साथ हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो CRM के थ्रू भी जो मार्केटिंग होगी वो भी रिलेशनशिप मार्केटिंग कहलाएगी।
सीआरएम 3 तरीके से करते हैं, ईआईएस में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। सीआरएम करने के 3 तरीके हैं। एक को अपन आईटी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे सारे, एक को अपन एनालिटिकल सीआरएम कहते हैं, दूसरे को अपन कोलैबोरेटिव सीआरएम कहते हैं, और तीसरे को अपन ऑपरेशनल सीआरएम कहते हैं। बोलो कहते हैं क्या? 3 टाइप के सीआरएम होते हैं दोस्त, और ध्यान से सुनना। एनालिटिकल सीआरएम का मतलब क्या होता है? जब हम कस्टमर का डेटा है मेरे पास, जैसे जियो ने फेसबुक के साथ क्यों टाई अप किया? क्योंकि फेसबुक बहुत सारे कस्टमर का डेटा देगा, वो डेटा की एनालिटिक्स करेंगे, डेटा माइनिंग करेंगे, और उसके बाद हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उसका इस्तेमाल करके व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टारगेट माई कस्टमर्स, बिकॉज मेरे को नाउ अंडरस्टैंडिंग है उनकी कस्टमर की, कि इसको चश्मा चाहिए, इसको ये वाला टी शर्ट चाहिए, इसको पुलोवर्स चाहिए, इसको स्वेट शर्ट चाहिए, क्या चाहिए, कौन। ये जो तुम सेल्फियां चिपका चिपका के फेसबुक पे डालते हो, इससे तुम्हारा पूरा एनालिसिस होता है तुम हो क्या। कंपनी तुम्हारे बारे में पूरा आइडिया लगा लेती है और तुमको उसी हिसाब से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करना शुरू करती है। एनालिटिकल सीआरएम। दूसरे को कहते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम, ध्यान से सुनना। कोलैबोरेटिव सीआरएम का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर से फीडबैक लेकर के तुम्हारे लिए मेहनत करता है। तुम्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, ये माइक चाहिए, इसमें कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी मैंने किसी सप्लायर से ली, कैसा रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल मैंने इसके लिए किसी सप्लायर से लिया, और तुम्हारे लिए सुटेबल प्रोडक्ट मैंने तुम्हें डिलीवर किया। दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव सीआरएम। जब कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर एंड बायर के साथ कोलैबोरेट करता है टू प्रोवाइड हिम बेटर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव सीआरएम। ये भी रिलेशनशिप मार्केटिंग में कंट्रीब्यूट करता है। देखो कितनी जबरदस्त कस्टमर सप्लायर इंटीमेसी हो जाती है, कितना जबरदस्त बॉन्डिंग हो जाता है इसके साथ। और तीसरा है ऑपरेशनल सीआरएम। फोन किया, मैसेज किया, मेल किया, उसके थ्रू मैं तुमसे रिश्ता बनाता हूं, बर्थडे विश करता हूं, एनिवर्सरी विश करता हूं, और तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट को चिपका देता हूं। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल सीआरएम। क्लियर है? 3 सीआरएम। तो ये सबके थ्रू जो हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया और फिर मार्केटिंग करी, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। राइट? यस। शिवम पांडे, क्या रिव्यू चाहिए बेटे आपको? गाइस प्लीज गिव हिम रिव्यूज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मतलब यहां पे कुछ नहीं होता, सिंपल। यहां पे तो अपन क्या करते, अपन बस आके प्रवचन देते और बस सुनते। ठीक है इट्स लाइक अलायंस। सर्विस मार्केटिंग, ठीक है, सर्विसेज की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर्सन मार्केटिंग, एनी पर्सन की, किसी पर्सन की मार्केटिंग, मोदी जी की मार्केटिंग उठा लो, अमिताभ बच्चन की मार्केटिंग उठा लो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की मार्केटिंग उठा लो, राइट। ब्रांड बिल्डिंग, किसी टीचर की मार्केटिंग उठा लो। देखो अपन लोग पोस्टर्स बैनर बना बना के ओम त्रिवेदी ये, ओम त्रिवेदी वो, नहीं, वन एंड ओनली, नंबर 1, ये वो करते रहते हैं ना दिन भर सारे टीचर। अच्छा, फोटोशॉप करके वैसे दिखते हैं जैसे एक्चुअली दिखते नहीं, उससे ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं, राइट। दिस इज अगेन यहां पे ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पर्सन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग, एयरफोर्स तुमने देखा होगा, आर्मी को देखा होगा, एप्पल को देखा होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम्युनिकेट करती है। ब्रांड की हम मार्केटिंग करते। सबसे पहले जब हम कोई कंपनी शुरू करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को तुरंत प्रमोट करना नहीं शुरू करते, पहले हम उसकी ब्रांडिंग करते हैं। तुमने देखा होगा कई कंपनियां एडवर्टीजमेंट चलाती हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और कैसे क्या यूट्यूब के ऊपर, कुछ नहीं चलता उसमें, सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड के बारे में बताया जाता है। आपको एक ब्रांड के बारे में बताया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये करती है। ओटीसी, कुछ नहीं तो ओटीसी, कुछ नहीं तो आईसीआई, उसी का एडवर्टीजमेंट तैयार किया और उसी को प्रमोट कर रहे हैं। एप्पल, वो बताता है कि हाउ वी डू थिंग्स डिफरेंटली, वो उसी के बारे में एक एडवर्टीजमेंट बनाता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग, कुछ दिन तो पधारो गुजरात में, सबको पता है। ठीक है, चलो एमपी गजब है, ये सबको पता है। तो ऐसा टूरिज्म से रिलेटेड मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। यहां थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। शिवम, वी आर डूइंग, बेटा मैराथन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। या एसएसएम का आप कंटिन्यू करो, एसएम आप ओल्ड या न्यू जिस भी कोर्स से हो आपके लिए सुटेबल है। डिफरेंशियल मार्केटिंग, कंपनी क्या करती है, एक साथ, ये कोविड के टाइम में एक एड बड़ा पॉपुलर हुआ, वो मैं भी कई बार शेयर करता हूं, जिसमें हाथ मुंह बम, ऐसा है। वो गांव के बच्चे होते हैं, वो बताते हैं, सबको एजुकेट करते हैं। क्या एजुकेट करते हैं, 3 प्रोडक्ट को एक साथ प्रमोट करते हैं। एक सोप होता है, एक हार्पिक जैसा टॉयलेट क्लीनर होता है, और एक मतलब बहुत सारी चीजें, और एक फिर अपना तीसरा क्या है, हाँ,
पेस्ट, मतलब सही से ब्रश करो, टाइम से ब्रश करो, हाथ धो, और साथ ही साथ अपना जो बाकी चीजें हैं, वॉशरूम वगैरह सब क्लीन रखो। क्यों? क्योंकि स्वच्छता जरूरी है। तो ये क्या है? डिफरेंशियल। एक तरीके से एक टाइम में अपन मल्टीपल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मार्केटिंग, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, ये ध्यान से सुनना, और सिंक्रो मार्केटिंग और डी मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जब प्रोडक्ट तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं फोकस आरओ पे कर रहा हूं। मेरे पास वैक्यूम क्लीनर भी है, मेरे पास एयर प्यूरिफायर भी है, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। बोले तो कैंट आरओ के ऊपर, यूरेका फोर्ब्स आरओ के ऊपर, वोल्टास एसी के ऊपर। ऐसा नहीं है उसके पास दूसरे प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अपने परसेप्शन में, अपने दिमाग में वही प्रोडक्ट ज्यादा बैठा हुआ है, क्योंकि वो बार बार उसी की मार्केटिंग करता है, उसी का एड दिखाता है मुझे। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग एंड डी मार्केटिंग। ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, जैसे बिग बाजार में कई बार देखा होगा तुमने, एडवर्टीजमेंट, महा सेल लगता है, विंटर का सेल लगता है। ये क्या है? सिंक्रो मार्केटिंग। कंपनी क्या करती है? वेडनेसडे बाजार लगाती है, राइट। क्यों लगाती है? क्योंकि उसको लगता है कि भाई कस्टमर वीकेंड्स पे तो आते ही आते हैं, तो ऐसा करता हूं डिस्काउंट में देता हूं वीकडेज पे, नहीं वीकडेज पे, वीकडे बाजार, वेडनेसडे बाजार। उस दिन क्या होगा, कुछ कस्टमर मेरा यहां से शिफ्ट होकर डिस्काउंट के चक्कर में वहां भी आके लेगा, तो मेरी सेल यूनिफॉर्म हो जाएगी। दैट इज अगेन सिंक्रो मार्केटिंग, राइट। सो क्या हुआ? और तीसरा है डी मार्केटिंग। इसको ध्यान से सुनना। डी मार्केटिंग में क्या होता है? ये एक नेगेटिव मार्केटिंग है। तुम सोच सकते हो ऐसा। एक कंपनी थी, एक कंपनी है मारुति, उसका 800, मारुति 800 घर घर में, इंडिया की पहली कार बोलते थे उसको। हर बंदा मारुति 800 खरीद के अपने घर में, जिसको भी कार चाहिए होती थी वो फटाक से मारुति 800 खरीदता था। एक टाइम था, राइट। एक टाइम में आके मारुति को ऐसा लगने लगा कि भैया ये कार अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रही है, इसका बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मेरी कंपनी के पास है। अगर इस कार को मैंने सही टाइम में रिप्लेस नहीं किया अपनी ही किसी कार से, तो कोई हुंडई का i10 या कोई स्टीलो या कोई दूसरी कंपनी, टोयोटा की कोई गाड़ी आके इसको रिप्लेस कर जाएगी। मेरा बहुत बड़ा सेगमेंट कस्टमर का मेरे से छिन जाएगा, जो मेरी स्ट्रेंथ है। क्या किया? ध्यान से सुनो। मारुति ने बहुत तरीके से, उसने अचानक से ऑल्टो को रिप्लेस किया, ऑल्टो को प्लेस किया, और अपने ही प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लिया। मारुति 800 को विड्रॉ किया, ऑल्टो को उसकी जगह प्लेस किया, और धीरे से ऑल्टो ने उसकी पूरी की पूरी जगह ले ली। आज तुम देखोगे ध्यान से तो पूरा ऑल्टो मारुति 800 के मार्केट में चल रहा है। जैसे पहले क्या होता था, गांव में कहीं सबर्बन एरिया में किसी की शादी होती थी ना, तो गिफ्ट में लोग कार देते थे, तो मारुति 800 देते थे। आज रिवर्स इज द केस। उन सारे जगहों पे आज भी गिफ्ट में जब कार देते हैं तो ऑल्टो 800 देते हैं। वो बात अलग है कि वो दहेज में देते हैं, जो गलत है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, बट फिर भी जो सोशल फेनोमेना है, वी हैव टू डिस्कस दैट ऑनेस्टली। या तो वो क्या है, बट हाँ, नोकिया नहीं कर पाया इस चीज को। वो अपने प्रोडक्ट्स को टाइम से दूसरे चीज से रिप्लेस नहीं कर पाया, तो हम क्या करते हैं, अपने ही प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं दूसरे से। दैट इज कॉल्ड डी मार्केटिंग। और वैसा करते हुए भी हम सीसीडीवी टीपी कर रहे होते हैं, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू टारगेट प्रॉफिट कर रहे होते हैं थ्रू न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट। तो ये स्पेशल कैटेगरी है डी मार्केटिंग। एंड द लास्ट इज इनलाइटेंड मार्केटिंग। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इनलाइटेंड मार्केटिंग जैसी मार्केटिंग टेक्निक दुनिया में कोई नहीं होती है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। मैंने IIM से पढ़ाई करी है, वहां कहीं ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा, ना किसी बुक में है, राइट। मैं बता देता हूं ये क्या है। इनलाइटेंड मार्केटिंग इनकॉर्प इंक एक कंपनी है यूएस की, जो मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। गलती से मॉड्यूल में एक सज्जन ने, मैं भी था उस कमेटी में, जिद करके इसको एक मार्केटिंग टेक्निक बना दी। पागलपन है, ऐसा कोई होता नहीं है। एक बार पढ़ लेना, वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग है, नहीं सोशल मार्केटिंग है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसके पॉइंटर्स हैं, दैट यू कैन टेक, ठीक है। ऐसी कोई मार्केटिंग टेक्निक होती नहीं है दुनिया में, ठीक है। एक कंपनी के 5 सर्विसेज है, उन्हीं को हमने इनलाइटेड मार्केटिंग कह दिया, ठीक है। ये कंपनी का नाम है, ये कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। आगे चलते, चलो भाई। अब फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी किसको पढ़नी है और किसको नहीं पढ़नी है बता दो। एक बार ब्रीफली आपको बस रिपीट कर देता हूं। सबने FM पढ़ रखी है तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पढ़ रखी है, मेरे हिसाब से ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू सेवरल फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कौन कौन से? अक्वायरिंग, सोर्सिंग, डेवलपिंग, प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट्स, ऑब्वियसली कंट्रोलिंग है ये, एंड यूसेज ऑफ फंड, ठीक है। 3 टाइप के डिसीजन होते हैं फाइनेंस में, आप सबको पता है।
ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, राइट, ये सबको पता है। उसके साथ ही हम क्या करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, रेज द फंड, उसी को ब्रेक किया, ठीक है, लीज और बाय फिक्स्ड असेट, डिटरमाइन अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो, उसी को लीवरेज किया, यहां पे पॉइंटर्स में डाल दिया। डिफाइन द क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी, कैश इन हैंड, क्या लिक्विडिटी कैसी रहेगी, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में 4 बातें हैं, क्या क्या, acquiring the fund from different sources, preparing budget and financial statements, management and usage of funds and evaluating the net worth of a business। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है, evaluating the net worth of the business। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है यहां से, बाकी तो जेनरिक है, हर बच्चा जानता है सीए का, कुछ बताने की बात नहीं है। इवेल्युएटिंग द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, क्या क्या है, नेट वर्थ मेथड, कैसे बताओगे नेटवर्थ मेथड किसे कहते हैं, बताओ, एक छोटा सा ऐसे लिस्ट सा दे देता हूं, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। क्या है, कॉमन स्टॉक प्लस पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस माइनस गुडविल वैल्यूएशन प्लस माइनस वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, बस दिस इज नेटवर्थ मेथड। इसी को आपको सेंटेंस में लिखना है, नथिंग एल्स। क्लियर है सबको? दिव्या बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मेथड, COE बोलते हैं इसको। क्या होता है, ये सिंपल है। एक मेथड तो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सपोज ये आ गया 10% या आ गया 20%, जो भी आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। एक तो मेथड ये है। दूसरा जो बेस्ट मेथड होता है, जब मैंने कभी किसी कंपनी के लिए काम किया था एज एन एक्विजिशन हेड, जब मैकमिलन का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिका था इंडिया में और उसको ट्रिनिटी प्रेस ने खरीदा था, दैट टाइम ट्रिनिटी प्रेस का बिजनेस हेड था मैं, ठीक है, 2013 की बात कर रहा हूं। आई वॉज देयर बिजनेस हेड। सो उस टाइम जो हमने फॉर्मूला लगाया था 3.4 टाइम्स ऑफ देयर नेट प्रॉफिट। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, ये क्या है, एक लमसम है। यहां पे नेगोशिएशन होता है और जितने पे बात बन जाती है हम उतने पे अग्री कर जाते हैं। आप बुक वैल्यू निकालते रहो, अकाउंटिंग करते रहो। मार्केट में तो नेगोशिएशन प्रोसेस से ही सब डील होता है। तो क्या हो गया, कुछ नहीं, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स जिसका जैसा बार्गेनिंग होगा इनटू नेट प्रॉफिट, बस ऐसे अपन निकाल देते हैं नेटवर्थ और उसी के हिसाब से हो जाती है सेलिंग बाइंग। अब सर एक तीसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस मेथड। बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये, ठीक है। एक तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है कि मान लो टैली बिक रही है, मान लो टैली बिक रही है और बीजी 1 साल पहले बिकी है। बीजी और टैली कॉम्पिटिटर है। बीजी बिकी थी 5,000 करोड़ में, टैली का हम वैल्यू क्या लगा देंगे, हम कहेंगे भाई ठीक है 2 गुनी कंपनी है बुक पे, तो 5 की जगह 10 लगा लो यार, 11 लगा लो यार, 12 लगा लो यार, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी इन द मार्केट, एक स्टैंडर्ड सा नेगोशिएशन होता है जो जजमेंटल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर फर्म, नोट कर लेना, मार्केट प्राइस मेथड। दूसरा हो गया पी मेथड, प्राइस अर्निंग मेथड। इसका फॉर्मूला क्या लगता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज नेट इनकम, बोलो ना यस और नो, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर EPS, ठीक है। एक तो ये हो गया पी मेथड और दूसरा है आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर और जो प्रीमियम आप ऊपर से रखना चाहो प्रीमियम, दिस इज द थर्ड कैलकुलेशन। तो ये 3 कैलकुलेशन तो इसके हो गए, क्या, मार्केट प्राइस मेथड के। ये सबको क्लियर है, बस यही आपको लिखना होता है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना होता है। इतनी सी बात मुझे पढ़ानी है, कैलकुलेशन बाकी तुम अकाउंटिंग में कर लोगे, ठीक है। यस, डन है। ये देखो सबको क्लियर है भाई, इसलिए इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, आगे चलेंगे हम। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के 2 ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्या क्या बोलना जरा। एक तो प्रोडक्शन सिस्टम, एक ऑपरेटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। नहीं, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के 2 ही पार्ट है, सिस्टम क्या है और प्लानिंग क्या है और कंट्रोल कैसे करते हैं, सिंपल। लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटजी, कोई बता सकता है लॉजिस्टिक्स? चलो सीधा मैं पूछ रहा हूं,
लॉजिस्टिक्स का मीनिंग सबको पता है, कोई बता सकता है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में क्या डिफरेंस है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो भाई। लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटजी, प्लीज टेल मी। इंश्योर दैट द राइट मटेरियल आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑफ राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट कॉस्ट, राइट? ओम थैकर, बोलो फटाफट बोलो आप। एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑफ राइट क्वालिटी एंड द राइट कॉस्ट। स्पैम्स बहुत आते हैं यार यहाँ पे। आप डिफरेंस बताओ, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का डिफरेंस बताओ, फटाफट बता दो। आई एम वेटिंग। मुझे लगता है मेरे को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। हाँ, 5 राइट लगा दिया। लॉजिस्टिक्स इज पार्ट ऑफ एससीएम, ये कशिश ने बोला है, बिल्कुल ठीक। लॉजिस्टिक इज अ पार्ट ऑफ एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक्स, ठीक है। बट हाउ विल यू प्रूव व्हाट कम्स अंडर लॉजिस्टिक्स एंड व्हाट कम्स अंडर सप्लाई चेन मैनेजमेंट? अल्टीमेटली कैसे बताओगे आप? कैसे बताओगे आप क्या किसके अंदर आता है? एक छोटा सा देखना, मैं कोशिश करता हूं तुमको इंटरप्रेट करने की एक छोटे से मेथड से, ठीक है। ये आपका एक प्लांट है, राइट? यहां आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई 5000 यूनिट कोई गुड्स बनाना है, कोई फिनिश गुड्स तैयार करना है। तो क्या करोगे? तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल, ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल P2P के प्रोसेस तुम रन करोगे। रॉ मटेरियल कैसा चाहिए होगा? कोई SQC 116 नाम का रॉ मटेरियल चाहिए होगा। व्हाट विल यू डू? यू विल रिलीज एन PR स्लिप, अ PR स्लिप, ठीक है। PR स्लिप, यू विल रिलीज अ PR स्लिप। व्हाट इज दिस PR स्लिप? परचेज रिक्विजिशन स्लिप। ये किसके पास जाएगा? परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट क्या करने वाला है? कुछ नहीं करने वाला है, एक प्रोसेस रन करने वाला है। ध्यान से देखना, इस पूरे चेन के ऊपर ये प्रोसेस रन करने वाला है। PR डिपार्टमेंट के पास वेंडर होंगे जिन सप्लायर से लेने वाला है, तो वेंडर ऑन बोर्ड होंगे। पहले से किसी ने प्लानिंग करी होगी, डिसीजन लिया होगा, मैनेजमेंट करी होगी। देखो भाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुरू हो गया वेंडर सिलेक्शन से। सबसे पहले मैं वेंडर सिलेक्शन करूंगा, राइट वेंडर एट द राइट टाइम फॉर द राइट मटेरियल। इसी वेंडर को मेरा PO जाएगा। PO के हिसाब से ये क्या करेगा? हमारे गुड्स एंड सप्लाई करेगा। वेंडर हमारा सप्लाईज को सप्लाई करेगा। सप्लाई करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स काम करेगा। करेगा क्या? देखते जाना, सारा सिस्टम बना रहा हूं। लॉजिस्टिक्स काम करेगा, मतलब यहां पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी होंगे, स्टॉक की सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल भी होगा। ऐसा तो होगा नहीं, मटेरियल हैंडलिंग भी होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि तोड़ते फोड़ते पटकते गिराते हम सामान लेके आएंगे, नहीं ना। तो ये सारे क्या हो गए? ये जो चीज मैंने डिस्कस करी, ये इस पूरे प्रोसेस में ये लॉजिस्टिक्स हो गया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब ये रॉ मटेरियल आ गया वेयर हाउस में, QC वगैरह हुई। वेयर हाउस में जैसे ही आता है QC होगा, PO वर्सेस GR नोट होगा, GRN होगा। सब करने के बाद यहां पे क्या होगा? और भी बहुत सारी चीजें होंगी। इनवॉइस आएंगे, सेटलमेंट होगी क्या? सेटलमेंट होगी। सिर्फ स्टोरी सुनते जाना। इसके बाद यहां पे फिनिश गुड्स, प्लांट के अंदर फिनिश गुड्स बनेंगे। यहां मेरी फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गई। बनने के बाद फिर यहां पे ऑर्डर तैयार है, वेयर हाउस में जाएगा। यहां से वेयर हाउस में जाने के लिए क्या लगना है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर वो सारी प्रोसेस रन होगी यहां पे सेफ्टी के साथ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, सारा चीज फिर से रन होगा। फिनिश गुड्स का अगेन WIP, स्क्रैप जो भी है, सबका ट्रांसपोर्टेशन होगा आउट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये भी हो गया। ऑर्डर भी यहां से मैनेज हो गया। ऑर्डर डिस्पैच होगा, ऑर्डर डिस्पैच होगा, पैकेज्ड होगा, डिस्पैच होगा। यहां पे किसने काम किया? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने काम किया। ऑर्डर डिलीवर हुआ किसको? किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को। तो ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड। डिलीवरी किसकी मदद से हुई? कोई बता सकता है? ऑफ कोर्स बिना आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के नहीं हो सकता।
ठीक है। कल को ये तो बात हो गई, देखो भाई यहां से वेंडर सिलेक्शन से कस्टमर तक हमने पहुंचा दिया माल को, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके माल बना के पहुंचा दिया। देखो भाई तेजी से बता रहा हूं, शॉर्ट में थोड़ा तेज चल रहा हूं मैं क्योंकि ऑब्वियसली, ठीक है। यस, नहीं बफरिंग नहीं हो रही मेरी तरफ से, ठीक है, आप चेक करो। अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है, रिफ्रेश करो एक बार। मेरी तरफ तो ठीक है यार, ये देखो मेरी तरफ तो बिल्कुल ठीक है, सिंपल चल रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। चलो थैंक यू। अब ध्यान से सुनो, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ने काम किया, मतलब हमने किया क्या बेसिकली सर, हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने वेंडर सिलेक्शन से लेकर के कस्टमर को माल डिलीवर करने तक का प्रोसेस रन किया, और इसमें जो कुछ भी आया यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा एससीएम है। और जहां जहां सर लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हुआ, यहां हुआ, डिलीवरी में हुआ, ये सर लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल, इतनी सी बात है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। ये आपको डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंस सबको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से बता पाओगे एग्जामिनर को। चलो ठीक है। एंड एक लास्ट चीज, अगर मान लो इस कस्टमर को कल को कस्टमर सर्विस चाहिए, कल को आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए, कोई रिपेयर चाहिए, मेंटेनेंस करवानी है, तो कौन इन्वॉल्व होगा? फिर सीआरएम एससीएम मिलकर काम करने वाले हैं और कस्टमर को तब तक सर्विस देने वाले हैं जब तक ये फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। तो मैं कहूंगा वेंडर सिलेक्शन से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पूरे मैनेजमेंट को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट भी आ गया, जिसमें लॉजिस्टिक्स भी आ गया, जिसमें प्रोडक्शन भी, ऑपरेशंस भी, डिलीवरी डिस्पैच, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से लेकर के इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री हैंडलिंग, कैरिंग कॉस्ट एटसेट्रा, सब उसी का पार्ट होगा। एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। यस, इतनी सी बात है, आगे चले। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी क्या है? ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट सेविंग होता है, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री लेवल, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री वेस्टेज, इंप्रूव्ड डिलीवरी टाइम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट वर्सेस सप्लाई चेन आप कर सकते हो। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटी सी स्ट्रेटजी और है, उसको कहते हैं आरएनडी। ये लास्ट स्ट्रेटजी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, एचआर नहीं पढ़ाऊंगा, एचआर में कुछ है नहीं यार। चलो एचआर बच्चे को 12वीं क्लास से पता होता है, 11वीं 12वीं से सब करते आ रहे हैं एचआर, ठीक है। चलो आरएनडी स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? आरएनडी का मतलब दो चीजें, कौन कौन सी? इन्वेंशन एंड इनोवेशन। कंफर्म है सबको? क्लियर है? क्या तुमने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पढ़ा है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पढ़ा है? यस और नो? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पढ़ा है 12th में या सीए फाउंडेशन में? व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट refers to the different aspects of technology in which the business competes or may compete। और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब एक इन्वेंशन, दूसरा इनोवेशन। जो बेसिक इंजीनियरिंग साइंस रिसर्च से डेवलप हो इन्वेंशन है, मतलब न्यूटन ने लॉ दिया, थॉमस अल्वा एडिसन ने पहले बल्ब बनाया, ग्राहम बेल ने पहले लैपटॉप, पहले टेलीफोन बनाया, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। और जब उस टेक्नोलॉजी का हम एप्लीकेशन करते हैं फर्दर, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हमने बहुत जगह एप्लीकेशन किया फर्दर, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, राइट। अपग्रेडेशन ऑफ समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, राइट। तो आरएनडी स्ट्रेटजी के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। आरएनडी स्ट्रेटजी में करते क्या है? या तो हम कोई नया प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलप करते हैं जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होती है, या हम कोई इनोवेशन करते हैं, या हम कोई नया प्रोसेस डिजाइन करते हैं, या इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक, पैकेजिंग टेक्निक, जितना कुछ भी है सब आरएनडी का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से आरएनडी का लेना देना है। कोई न्यू पैकेजिंग मेथड हमने डेवलप किया, वो भी आरएनडी है। कोई भी न्यू टेक्निक हमने डेवलप किया, ये सब आरएनडी का हिस्सा है। गॉट इट? यस। आगे चलते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आर द स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द ओल्ड वंस। इनोवेशन, इन्वेंशन, क्लियर? अब छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। अगर मान लो दो सिचुएशन होगी, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस फास्ट होगी, स्लो होगी या मॉडरेट होगी, और मार्केट की ग्रोथ रेट फास्ट होगी, स्लो होगी या मॉडरेट होगी। दोनों सिचुएशन में आरएनडी की स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी आरएनडी डिसीजंस क्या होंगे? फॉर एग्जांपल मान लो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो है, यही तुम्हारा मॉड्यूल कहता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो है और ग्रोथ रेट मॉडरेट है, व्हाट टू डू?
डेवलप इन हाउस। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इतना स्लो है कि इन हाउस बनाने में अगर टाइम भी लगता है तो अपना कोई मार्केट लॉस नहीं होने वाला, अपना कोई बिजनेस लॉस नहीं होने वाला, अपना कोई मार्केट शेयर नहीं अपने हाथ से निकलने वाला। वी हैव एनफ टाइम। अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो है और मार्केट ग्रोथ क्विक है, हमारे पास टाइम कम है क्योंकि मार्केट ग्रोथ हो रही है, हमें मार्केट शेयर लेना है। मार्केट 30-40% के स्पीड से बढ़ रही है और हमारे पास टेक्नोलॉजी चाहे स्लो मूविंग ही है, अगर नहीं है तो हमने आउटसोर्स करके जल्दी से जल्दी डेवलप करा लेनी चाहिए। अगर दोनों क्विक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाय करने के अलावा। तो R&D डिसीजन कितने टाइप के होते हैं? सिंपल बता देता हूं, या तो डेवलप इन हाउस, या आउटसोर्स, या बाय, या बोरो। और ये जब चारों ना हो, स्टील, चुरा लो। टेक्नोलॉजी कॉपी होती है, ठीक है, लेकिन वो बुक्स में नहीं लिखी जाएगी। क्या बोला मैंने? सिंपल, डेवलप इन हाउस, बाय, बोरो, आउटसोर्स और स्टील। 5 तरीके हैं टेक्नोलॉजी को, R&D को अक्वायर करने के, डेवलप करने के या अपने टूल किट में डालने के। सिंपल। 3 मेजर R&D अप्रोचेज। देखो 2 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वेरी वेरी हॉट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक पैरा आपके मॉड्यूल का ये है, दूसरा पैरा आपके मॉड्यूल का है 3 मेजर R&D अप्रोचेज। 3 मेजर R&D अप्रोचेज। 1 इज न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलप करना या मार्केट करना, दूसरा इमिटेटिंग अदर्स, दूसरों की कॉपी करना, एंड तीसरा कॉस्ट लीडरशिप वाले लो कॉस्ट लो प्राइस प्रोडक्ट बनाना। NIC याद रहेगा, NIC, N फॉर न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, इमिटेट अदर्स और कॉस्ट लीडरशिप। अगर मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी तो मैं अन्नपूर्णा सॉल्ट बना दूंगा। अगर मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हाथ में लगी तो मैं सैमसंग का J सीरीज बना दूंगा। क्यों? क्योंकि इनोवेशन के बेसिस पे, इन्वेंशन के बेसिस पे वी कैन डू दिस, राइट। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम दूसरों की कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। जैसे इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन अपना बनाया, कैसे बनाया? रशियन टेक्नोलॉजी को कॉपी करके। इंडिया ने मिराज 2000 लिया, किससे? फ्रांस से, और उस पर रडार लगाया, किससे कॉपी किया? रशियन टेक्नोलॉजी को फ्रेंच के साथ फ्यूजन कर दिया। तो अगेन ये कॉपीइंग होता है, ठीक है। तुमने R&D किया बट तुमने कॉपी भी किया। दिस इज कॉल्ड 3 मेजर R&D अप्रोचेज, मार्केट न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इमिटेट अदर्स एंड कॉस्ट लीडरशिप। डन है। HR इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम पढ़ लेना HR, ठीक है। चलो, थैंक यू। चैप्टर नंबर 6 ओवर हो गया। मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 6 का 6 मार्क्स, ओल्ड कोर्स का ये 5 है तो उनके लिए भी 6 मार्क्स, ठीक है। आप 6 नंबर के लिए आप इसको तैयार कर रहे हो, इससे ज्यादा के क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे। गॉट इट? यस। एक ही बात है, तुम्हें जैसे याद होता है तुम अपने तरीके से कर लो। अब एक टॉपिक शुरू करते हैं, जस्ट 1 मिनट का पॉज एंड विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 एंड 8, ठीक है। आप अपने नोट्स राइट प्लेस पे कर लीजिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं एक छोटी सी बात, दिस चैप्टर यहां पे अपन बहुत डिस्कस करने वाले, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉट, मार्क माई वर्ड्स। ये आपका 12 से लेकर के 16 मार्क्स तक के लिए दूसरा चैप्टर हो सकता है। न्यू कोर्स के ये 2 चैप्टर बनते हैं, यूनिफॉर्म वेटेज के हिसाब से कम 14-15 नंबर का बनता है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, बट कंबाइंड टुगेदर, बिकॉज ये चैप्टर कुछ नहीं है, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल है, कंबाइंड। 2 पार्ट में बच्चों के ईज के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इसका पर्पस नहीं है 2 चैप्टर में करने के, ठीक है। एक एक करके इसमें सारे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे। चलो, ग्रेट। अब शुरू करते हैं भाई चैप्टर नंबर 7 एंड 8। 2-3 छोटी छोटी बातें पहले आप दिमाग में क्लियर कर लेना। हमने ना 2-3 चीज, हमने एक पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा हुआ है, राइट। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, शुरुआत के चैप्टर 1, 2, 3 के अंदर हमने एक करंट इंटेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, फॉर्मुलेशन, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, यहां तक सारा कर लिया है। अगर देखोगे तुम चैप्टर नंबर 6 तक अपन यही कर रहे थे, और इन सब के लिए हमने डिफरेंट लेवल पे किया, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, सारी स्ट्रेटजी कर ली इनकी अलग अलग। तो अभी तक हमारा फॉर्मुलेशन प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक चॉइस का प्रोसेस हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन? वंस यू हैव स्ट्रेटेजिक चॉइस, यू हैव टू इंप्लीमेंट, और इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक चीज की जरूरत है जिसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। मैं छोटी सी बात से शुरू कर रहा हूं इस चैप्टर को, जरा कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड बनाते हुए।
सबसे पहले अगर मैंने स्ट्रैटेजी की बात करी, स्ट्रैटेजी कैसी होती है? स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होती है और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए। ये सबको क्लियर है? स्ट्रैटेजी इफेक्टिव एंड इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट होना चाहिए। और इंप्लीमेंटेशन जहां जहां होगा वहां कंट्रोल होगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन हमेशा जिगजैग होता है, डेविएशंस होंगी, इसके लिए कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। चाहे कंट्रोल अपन इंटरनल कंट्रोल ही मानते हैं उसको भी, राइट, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं, यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं, राइट। चलो, तो ये हमारा मॉडल है, इसी पे अपन बात कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन क्या है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। सबको क्लियर है? मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस भी कहते हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव एंड अल्टीमेटली अचीविंग द विजन। ठीक है, क्लियर है? इंप्लीमेंटेशन क्या है? द ट्रांसलेशन ऑफ चोजन स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। हमने क्या पढ़ा था स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में? आइडियाज, प्लान्स, एक्शन एंड सपोर्ट। एक्शन एंड सपोर्ट की बात करने वाला हूं यहां पे। किसकी बात करने वाला हूं? एक्शन एंड सपोर्ट टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। What is action and what is support? That is very important here. Next. अब एक छोटा सा डिफरेंस है आपके मॉड्यूल के अंदर कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट में तो आपको डेफिनेशन चिपकाना है जो ऊपर पढ़ा हमने। दूसरा, फॉर्मुलेशन क्या है? एक एक्शन बिफोर, किधर गया यार, ये क्या है? एक्शन बिफोर। फॉर्मुलेशन क्या है? चूजिंग द राइट। इंप्लीमेंटेशन से पहले का एक्शन है और फॉर्मुलेशन के बाद का एक्शन है जिसे हम इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। फॉर्मुलेशन एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है, टॉप मैनेजमेंट और कुछ लोग मिलकर के स्ट्रेटजी बनाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग डिफरेंट लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये कैसा है? एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। सबको क्लियर है? ये इफेक्टिव होगा, ये एफिशिएंट होगा, बहुत ही सिंपल है। ये रेशनल प्रोसेस है या ऑपरेशनल प्रोसेस है? रेशनल प्रोसेस क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है चॉइसेस ऑफ स्ट्रेटजी 50 हो और हमने इंप्लीमेंट सिर्फ 10 बेस्ट चॉइसेस को करना हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये रिक्वायर्स फ्यू पीपल, रिक्वायर्स लॉट ऑफ पीपल, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सो मेनी पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स, स्पेशली मिडिल एंड लोअर लेवल। ठीक है? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स इनिशिएटिव एंड लॉजिकल स्किल्स और this requires motivation and leadership skills. Formulation precedes implementation, implementation follows formulation. एकदम बकवास पॉइंट है, ये ना भी लिखोगे तो चलेगा, ऊपर के 7 पॉइंट लिखो। इस पॉइंट का ना कोई बेस नहीं है, एवं एक पॉइंट बनाने के लिए हमने बना दिया। सिमिलर पॉइंट नंबर 2 भी तो था, प्लेसिंग फोर्सेस बिफोर एक्शन एंड प्लेसिंग और मैनेजिंग फोर्सेस आफ्टर एक्शन। सेम ही बात तो थी, तो सेम ही पॉइंट को अपन ने रिपीट मारा है। ठीक है? अगेन एक ना आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, क्या? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन का 2x2 का मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना। अगर मेरी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होगी तो उसके 2 चीजें हो सकती है, या तो वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, एक्सेलेंट होगी, साउंड होगी, या उसमें कमियां होगी जिसके लिए मैंने बोला शॉर्टकमिंग्स, फ्लॉड होगी। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन वीक हो सकता है, एक्सेलेंट हो सकता है। हमने कहा स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी बना लो, जब तक अच्छी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल सी बात है। स्ट्रैटेजी हमने फॉर्मुलेट किया जो साउंड थी और हमने इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट किया, तो साउंड इनटू एक्सेलेंट इज इक्वल टू सक्सेस, सुपर सक्सेस मिलेगी। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रैटेजी हमने फॉर्मुलेट करी जो साउंड थी लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन वीक थी, तो फिर क्या मिलेगा? क्या सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। नो सक्सेस, नो सक्सेस। अगर स्ट्रैटेजी हमारी फॉर्मुलेट करी वो फ्लॉड थी और उसकी इंप्लीमेंटेशन वीक थी, तो बिल्कुल 100% फेलियर मिलेगी। और ध्यान से सुनना, स्ट्रैटेजी हमने कमजोर बनाई है लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमने बहुत ही ज्यादा एक्सेलेंट कर दिया, तो जो भी स्ट्रैटेजी थी वो कुछ ना कुछ परफॉर्म जरूर कर जाएगी। फिर मैं बोलूंगा यहां भी बहुत फेलियर नहीं होगी तो सक्सेस भी नहीं मिलेगा, नो सक्सेस बोलूंगा। राइट? यहां पे एक मेरे से छोटी सी गलती हुई है, इसको फेलियर ही कहना था कि स्ट्रैटेजी अगर साउंड है, इंप्लीमेंटेशन अगर वीक है, तो यहां पे फेलियर मिलेगा, फेलियर होगा। सॉरी, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी एक्सपेंशन की,
और फंड्स अवेलेबल ही नहीं थे, तो वो स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी होगी क्या होगी, मतलब प्लानिंग विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन, तो वो ऑब्वियसली फेल कर जाएगी। सॉरी, ठीक है, एक छोटा सा ये मिस्टेक हो गया, छोटी सी। आओ जी, यहां देख सकते हो आप, साउंड है वीक है फेलियर मिलेगा, साउंड है एक्सेलेंट है सक्सेस मिलेगी, फ्लॉड है वीक है फेलियर मिलेगी, एंड फ्लॉड है एक्सेलेंट है नो सक्सेस। नो सक्सेस का क्या मतलब होता है, नो सक्सेस का मतलब क्या होता है, नो सक्सेस नो फेलियर मींस बीच बीच की सिचुएशन है, कुछ तो परफॉर्म करी जाएगी, बात खत्म, इतनी सी बात है। चलो आगे चलते। एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, अगेन सेम फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का रिपीटेशन है और कुछ भी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन का रिपीटेशन है, राइट। एक ना जरा मैं एग्जांपल, एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इफेक्टिव, यस 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 यस, थैंक यू। एक मिनट, कोई सवाल है यहां तक तो पूछो, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सो फार, कुछ भी है तो पूछो एक बार। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पे जाने से पहले, एफिशिएंसी बोले तो ऑब्वियसली मैं बात करूंगा किसकी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, इंप्लीमेंटेशन की बात करूंगा यहां पे, ठीक है। और यहां पे मैं बात करूंगा किसकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूंगा, यहां स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्लानिंग प्रोसेस की बात करूंगा, वो इफेक्टिव होगी, इतनी सी बात है। स्ट्रेटजी ही गलत है तो कैसे कुछ भी ठीक होगा, यही तो है, यही तो इंपॉर्टेंट था कनिका। मैंने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, मैंने कहा स्ट्रैटेजी हमारी फ्लॉड थी, उसमें कमियां थी, ये तो नहीं बोला पूरी तरह से बकवास थी, स्ट्रैटेजी थी नहीं, ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा फ्लॉड थी, उसमें शॉर्टकमिंग्स थी, वीकनेस थी, परफेक्ट नहीं थी। एग्जांपल देता हूं, स्ट्रैटेजी कहती है कि भाई हमें 40% मार्केट शेयर ग्रैब करना है, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई, 40% मार्केट शेयर हमने बढ़ाना है इंडिया में, कोई भी कंपनी ऐसा सोचती है। उसके लिए एक जरूरी चीज थी कि उसे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, उसने प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया, उसने अच्छी ब्रांडिंग करी, मार्केटिंग करी, एडवर्टाइजमेंट करी, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम रह गई कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसने तैयार किया वो अच्छा नहीं किया, या उसके लिए उसने स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं बनाई, जो उसकी प्लानिंग करी वो सही नहीं थी। तो जितना नेटवर्क उसने क्रिएट किया, जितनी एडवर्टाइजमेंट करी, अगर उसको ईमानदारी से उतने को सक्सेसफुली अगर इंप्लीमेंट किया, कुछ तो रिजल्ट आएंगे। हाँ, जैसी एक्सपेक्टेड थी एज पर सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वो तो नहीं आएंगे, बट कुछ तो आएंगे, तो नो सक्सेस नो फेलियर की सिचुएशन होगी। इसीलिए मैंने कहा ये मिडिल पाथ होगा, ये एक क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट प्रोसेस होगा, सिंपल सी बात है, इसलिए ऐसा बोला मैंने, बिल्कुल। एफिशिएंसी क्या है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ऑपरेशनल नेचर का है। इफेक्टिवनेस क्या है, स्ट्रेटेजिक नेचर का है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, सिंपल सी बात है। एफिशिएंसी क्या है, डूइंग टू डू थिंग्स राइट, और इफेक्टिवनेस क्या है, डू राइट थिंग्स। स्ट्रेटजी हमेशा राइट थिंग्स करती है, एफिशिएंसी या ऑपरेशंस हमेशा चीजों को ठीक करती है, थिंग्स राइट करती है, ठीक है। एफिशिएंसी का रिलेशनशिप इनपुट आउटपुट से है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है। इफेक्टिवनेस कैसा प्रोसेस है, ये अगेन अटेनमेंट ऑफ गोल्स से रिलेटेड है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से कंसर्न होता है। ये इंटरनल एनवायरमेंट से लिंक है, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट से लिंक है। एफिशिएंसी की जिम्मेदारी ऑपरेशनल मैनेजर की होती है और ये स्ट्रेटेजिक मैनेजर की होती है, टॉप मैनेजमेंट की होती है, सिंपल सी बात है, जो टॉप मैनेजमेंट है। ये इंप्लीमेंटेशन व्यू पॉइंट है, ये फॉर्मुलेशन व्यू पॉइंट है, ये मैंने ऊपर ही लिख दिया था, जस्ट ऊपर वाले डायग्राम को रिपीट मारना है यहां पे, राइट। उसी को सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट मारना है, और फिर वही प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के अंदर सेम डायग्राम विल बी रिपीटेड। क्या है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, इनएफिशिएंट होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इफेक्टिव होगी, इनइफेक्टिव होगी। वहां पे लिखा था हमने साउंड होगी, फ्लॉड होगी, सेम का रिपीटेशन है, बॉक्सेस में कैलकुलेशन होनी है, सेम बात। तो ध्यान से सुनना, अगर मान लो मेरी ऑपरेशंस मैनेजमेंट एफिशिएंट है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव है, थ्राइव, सुपर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यहां एक गलती है मॉड्यूल की, मैं ठीक करवाऊंगा अभी, सारे लोग ध्यान से सुनना। उसके बाद ऑपरेशंस मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, मतलब हमने एफिशिएंटली किसी चीज को नहीं किया, बट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, तो क्या होगा, याद करो पिछले मैट्रिक्स में क्या हुआ था, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, नहीं स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, इंप्लीमेंटेशन एकदम वीक थी, क्या मिला था हमें, फेलियर मिला था। इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा डाई स्लोली।
मिस्टेक है इंस्टीट्यूट में, ये मिस्टेक है यहां से यहां, लेकिन मैंने उसको मॉड्यूल के लिए लिखा है, लेटर लिखा है, इंस्टीट्यूट को मेल लिखा है। जब वो करेक्शन आएगा तब देखेंगे। तब तक आप यही डायग्राम फॉलो करोगे जो एज इट इज मैंने आपको दिया है, आप इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। गॉट इट? लेकिन सच्चाई क्या है, अगर इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं, इनएफिशिएंट है तो डाई स्लोली होगा, राइट? और इस बॉक्स को देखना जरा, क्यों गलत है ये बताता हूं। ऑपरेशंस एफिशिएंट है, मतलब इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट है, और स्ट्रेटजी इनइफेक्टिव है, मतलब स्ट्रेटजी फ्लॉड है, कुछ कमियां हैं, बट एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन हुआ है। तो डाई स्लोली की बजाय हम लिख सकते हैं इट विल सर्वाइव। रियलिटी में ये होना चाहिए कैलकुलेशन, बट इंस्टीट्यूट ने ये दिया है, हम इसी को फॉलो करेंगे अभी के लिए, इस अटेम्प्ट तक, ठीक है? लेकिन आपको एक करेक्ट सीक्वेंस दे रहा हूं। एंड द लास्ट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, सॉरी इनएफिशिएंट होगा, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनइफेक्टिव होगी। सिंपल सी बात है, डाई क्विकली, फटाफट, एकदम फेलियर, सुपर फेलियर की सिचुएशन होगी, ठीक है? ये दोनों फेलियर वाले हैं, और ये सर्वाइव वाला है, और ये थ्राइव वाला है। ठीक वैसे ही जैसे ये वाला डायग्राम किया था, यहां पे नो सक्सेस था, राइट? फ्लॉड एक्सेलेंट, देखो यहीं से लॉजिक ले लो आप। इफेक्टिव फ्लॉड इनएफेक्टिव, एफिशिएंट इनइफेक्टिव, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा सर्वाइव, ठीक है? नो सक्सेस, नो फेलियर। डन है? चलो, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज, किसको क्लियर है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज बताना फटाफट, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का। ये शालिनी, ये एरर है, ये मैं पिछले बैचेज में भी अभी पढ़ाया है, सबको बोला है एरर है, लेकिन जब तक इंस्टीट्यूट इसको ठीक नहीं करता, जब तक इंस्टीट्यूट इसको ठीक नहीं करता, जब तक हम रिस्क नहीं ले सकते, खास करके बच्चे के लेवल पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर मॉड्यूल को सही मान लेता है तो बच्चे गए, और अगर वो इसको गलत मानता है और तब मार्किंग करता है, तो हम एटलीस्ट क्लेम तो कर सकते हैं कि यहां हमारा बोनस दे दो, क्योंकि भाई आपके मॉड्यूल में ऐसा लिखा है। लेकिन तब तक मैं उसको अपने तरफ से चेंज नहीं करा सकता, बट यस, लॉजिक क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड इट, ठीक है? यस। गौरी का कहना है सर राइट वाला ही फॉलो करेंगे या स्टडी? अभी आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे, और स्टडी मटेरियल का फॉलो किया हुआ अगर इंस्टीट्यूट काट देता है, अगर गलती से उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट करता है, तो आप क्लेम कर सकते हो, आपको बोनस, इसका जो ग्रेस मार्क है वो मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है। यस, अभी मेरे को जवाब आ गया। बैकवर्ड इज फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन टू फॉर्मुलेशन एंड फॉरवर्ड टू वाइस वर्सा। ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंप्लीमेंटेशन क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज क्या है, ध्यान से सुनना। एक स्ट्रेटजी आप पढ़ते हो, चैंडलर्स स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पहले बताओ, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नथिंग but the hierarchical arrangement of flow of authority, flow of resources, flow of rules, regulation, policy, procedure, different framework of any organization, जिससे हम हायरार्की बांटते, रिसोर्सेज बांटते, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम रिसोर्स का भी एलोकेशन करते हैं, और उसी के आधार पे राइट्स, ड्यूटीज एंड अथॉरिटी भी फ्लो करती है। गॉट इट? दैट इज माय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सिंपल है। स्मॉल फर्म को डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए, मीडियम को डिफरेंट चाहिए, लार्ज फर्म को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए। ये भी सबको क्लियर है? अब ध्यान से सुनना एक छोटी सी बात। एक ना बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ जिसे हमने कहा अल्फ्रेड चैंडलर। चैंडलर ने क्या किया, एक स्टडी किया 50 साल के अमेरिकन कंपनीज का। ये स्ट्रक्चर हमें पढ़ना होता है, स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, तभी मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, राइट? उसने 50 इयर्स की कंपनीज का स्टडी किया, और क्या स्टडी किया, उसने कहा कि राइट लेग लेफ्ट लेग, मतलब ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि स्ट्रैटेजी पहले या स्ट्रक्चर पहले। उससे उसने ना 5 स्टेप की एक फिलॉसफी दी। उसने कहा कि भाई ऐसा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अराइज होते हैं। क्यों होते हैं साहब? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पुराना स्ट्रक्चर इन प्लेस होता है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन व्यू पॉइंट है। इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्चर पुराना है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अराइज हुई, और इसीलिए परफॉर्मेंस डिक्लाइन करेगी, क्योंकि आपके दिमाग में तो यह आएगा जब स्ट्रैटेजी नहीं है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, बट नहीं हुई।
जैसे तुमने टर्न अराउंड की स्ट्रेटजी लगाई, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल पे लूंगा, यहां पे तुमको संभालना है। तुमने टर्न अराउंड की स्ट्रेटजी लगाई, वहां तुम्हें न्यू लीडरशिप चाहिए, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए, पढ़ाया था कल एक्शन प्लान के अंदर। और वहां तुमने पुराने स्ट्रक्चर से टर्न अराउंड कर रहे हो, बिना न्यू लीडर के तुम्हारा टर्न अराउंड होगा ही नहीं, बिना न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के प्रोडक्ट पीपल एंड फाइनेंस मिक्स को ठीक किए हुए आपका रिस्ट्रक्चरिंग होगा ही नहीं। तो आप करने की कोशिश कर रहे हो, परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाएगी। तो क्या होगा, न्यू स्ट्रक्चर इज पुट इनटू प्लेस, इज एस्टैब्लिश्ड एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव्स। चांडलर ने इसका पता किया, चांडलर ने यही फिलॉसफी दी कि भैया स्ट्रैटेजी पहले या स्ट्रक्चर पहले। जैसे अपन चलते हैं तो पूछते हैं ना, सोचते हैं ना, चिकन हैन कौन सा पहले, अंडा पहले मुर्गी पहले, ऐसे पूछते अच्छा ये बताओ कि राइट लेग पहले चल रहा है, लेफ्ट लेग पहले चल रहा है। नोबडी नोज, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट यहां ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना था चांडलर को। चांडलर एक कॉर्पोरेट हिस्टोरियन था, राइट। उसने 50 साल की हिस्ट्री कंपनियों की चेक करी और ये फिलॉसफी दी। ध्यान से सुनना, चांडलर ने क्या कहा। उसने कहा चेंज इन स्ट्रैटेजी लीड्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन स्ट्रक्चर फॉलोज द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। बोले तो डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग ऑफ ग्रोथ डिजाइन को उसके पीछे वो भागता है। एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो सर्टेन पैटर्न्स। ग्रोथ होंगे तो फिर रिस्क भी आएगा, डेवलपमेंट भी, प्रॉफिट भी आएगा, सब कुछ आने वाला है। एंड दैट पैटर्न लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल्स। इसी से होकर के ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम करती है। ठीक है, दिस इज चांडलर। तो चांडलर ने तुम्हें क्या कहा, बैकवर्ड कहा या फॉरवर्ड कहा, प्लीज बताओ। चांडलर ने हमें फॉरवर्ड लिंकेज बोला या बैकवर्ड लिंकेज बोला? चांडलर की फिलॉसफी फॉरवर्ड लिंकेज पे बेस्ड है या बैकवर्ड लिंकेज पे बेस्ड है? सुनना चाहता हूं मैं, फिर आगे बढ़ूंगा। दीपाली ने कहा बैकवर्ड लिंकेज है। नहीं दीपाली, ध्यान से सुनो। चैंडलर ने क्या कहा था, न्यू स्ट्रैटेजी न्यू स्ट्रक्चर। शुरुआत में क्या होता है, न्यू स्ट्रैटेजी ओल्ड स्ट्रक्चर, तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई और परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर गई ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसने क्या किया, न्यू स्ट्रक्चर इन प्लेस किया, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर गई। फॉरवर्ड लिंकेज है, दिस इज फॉरवर्ड लिंकेज, बोथ नहीं है, फॉरवर्ड लिंकेज है। चैंडलर ने यही स्टैब्लिश किया कि स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो स्ट्रक्चर को नया करने की जरूरत है। अगर नई स्ट्रैटेजी के लिए नया स्ट्रक्चर प्लेस पे नहीं करेंगे तो कंपनी का नुकसान होगा। सपोज हमने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या 6 सिग्मा लगा दिया और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया। हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया अपनी कंपनी को, ऑटोमेशन कर दिया कंपनी के अंदर, ईआरपी इंप्लीमेंट कर दिया। क्या ये सब करने के बाद बिना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, क्या उसके हिसाब से नया स्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा? क्या प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा? होगा। अगर नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाएगी, राइट। फॉरवर्ड लिंकेज है, जैसी स्ट्रैटेजी वैसा स्ट्रक्चर, जैसी स्ट्रैटेजी वैसा रिसोर्सेस। अब ध्यान से चलो, अब पढ़ते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, अब समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है और उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन के सोर्स एक्शंस इंप्लीमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। और मान लो मैं अपने रिसोर्सेस का, स्ट्रक्चर का, फंड्स का, टेंजिबल इंटेंजिबल रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज का ध्यान रख करके स्ट्रैटेजी बनाता हूं, तो स्ट्रैटेजी मेरी विद इन लिमिटेशन तैयार होगी। इसे बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। मतलब स्ट्रैटेजी बनाया और उसके लिए सारे रिसोर्सेस मुहैया कराए और जितना कुछ चाहिए दे करके स्ट्रैटेजी को बिना किसी रुकावट के इंप्लीमेंट किया, दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज। तो रिजल्ट किसके बेहतर आएंगे, फॉरवर्ड लिंकेज के या बैकवर्ड लिंकेज के? रिजल्ट किसके बेहतर आएंगे, फॉरवर्ड लिंकेज के या बैकवर्ड लिंकेज के? ऑफ कोर्स फॉरवर्ड लिंकेज के रिजल्ट बेहतर आएंगे। थैंक यू तानिया, थैंक यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेटजी के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन किया है, तो रिजल्ट हमारे बेहतर आएंगे। बैकवर्ड लिंकेज में क्या होता है, रिसोर्सेस के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले की लिमिटेशन हो जाती है, वो उतना ही स्ट्रेटेजिक मूव्स लेगा जितने की उसके पास रिसोर्सेस होंगे, उसका फ्री फ्लो नहीं होगा, राइट। दिस इज अनदर लिमिटेशन एंड फॉरवर्ड लिंकेज रिमूव्स लिमिटेशंस। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर क्लियर है। स्मॉल फॉर्म को फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए, मीडियम को डिविजनल चाहिए, लार्ज को एसबीयू स्ट्रक्चर चाहिए। बिल्कुल फंक्शनल स्ट्रक्चर बिल्कुल हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है, रिजिड है, सेंट्रलाइज्ड है, राइट। यहां प्रमोशन के एस्पेक्ट्स नहीं है, यहां पे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सीईओ के ऊपर होता है, ओवरबर्डन्ड होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड योर फंक्शनल या हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप इसको। एकदम रिजिड हायरार्की होती है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है।
दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर, जब फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया, फंक्शनल उसके लिए काफी नहीं है, तो इट मूव्स टुवर्ड्स डिविजनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर कितने बेसिस पे तैयार करते हैं? प्रोडक्ट पे, प्रोसेस पे, कस्टमर सेगमेंट पे, रीजन पे, ज्योग्राफिकल डिवीजन के बेसिस पे हम डिफरेंट डिविजन्स को क्रिएट करते हैं। डिवीजन क्या होते हैं? ऑटोनॉमस यूनिट होते हैं, बट वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं होते। क्या होते हैं? ऑटोनॉमस यूनिट होते हैं। डिविजन्स ऑटोनॉमस यूनिट्स होते हैं, बट वो बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स नहीं होते हैं। प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर नहीं होते। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को परफेक्टली मैनेज करने के लिए हमने डिविजनल स्ट्रक्चर तैयार किया है। ठीक है, यस। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल, ये तो हमने डिस्कस किया है, इसको छोड़ते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। जनरली हमने देखा जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है, ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल स्ट्रक्चर है। टॉप बॉटम हायरार्की है, टॉप टू बॉटम हायरार्की चलती है। लेकिन यहां पे एक स्ट्रक्चर आया जिसने बात करी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों की, मतलब एक बंदा अलग अलग डिपार्टमेंट को एक ही टाइम में रिपोर्ट करने वाला है। दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, राइट? दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अगेन मींस टॉप मैनेजमेंट, बाकी तुम्हारे सारे डिपार्टमेंट्स। तुमने एक चीज सुनी होगी, कई लोग प्रोजेक्ट पे जाते हैं। एक मिनट, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर समझ में आएगा, ऐसे भाग भाग के नहीं समझ में आएगा। एक कंपनी है, उसका सीईओ है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ज्यादा नहीं, 4 डिपार्टमेंट बना लेता हूं। ठीक है, एचआर है, फाइनेंस है, आईटी है, प्रोडक्शन है, इनके हेड है। इनके भी हेड है, राइट? फिर इनके नीचे मैनेजर्स हैं। M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ठीक है, डन है। इसके नीचे फर्दर इंप्लॉइज है, E1, E2, E3, E5, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, राइट? एम्प्लॉइज है। ये इसकी कैसी हायरार्की है? आप बोलोगे सर ये वर्टिकल है, ये इसको रिपोर्ट करता है, ये इसको रिपोर्ट करता है, ये सीईओ को रिपोर्ट करता है। ऐसा है ना हायरार्की? ऐसी है। अभी मान लो इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट आता है, दिल्ली मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट आता है इस कंपनी को, आईटी का, आईटी के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। कोई बीपीएमएस डेवलप करना है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी कंपनी को डेवलप करना है, ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है। अब ये कंपनी क्या करने वाली है, ध्यान से सुनना। अब ये सेपरेट हायरार्की नहीं क्रिएट करने वाली, इसी टीम से निकाल करके कुछ लोगों को ये डालने वाली है प्रोजेक्ट के अंदर। ये रिक्वेस्ट करती है आईटी डिपार्टमेंट के हेड को, मिस्टर एक्स को, कि सर आप इस प्रोजेक्ट टीम को हेड करो। तो मिस्टर एक्स यहां भी है और मिस्टर एक्स यहां भी है। देखो, एक ही मिस्टर एक्स 2 जगह पहुंच गए। ठीक है, यस। उसके बाद यहां से फिर मिस्टर एक्स कहते हैं यार अकेले मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे चलाऊंगा, मुझे बंदे दो। तो उसने कहा M1, M3, M5, M7 ले लो। आपके अंदर मैंने 4 मैनेजर डाल दिए, M1, M3, M5, M7। अब मैनेजर्स ने कहा मुझे इंप्लॉइज भी चाहिए। अब देखो अगेन यहां से फिर हॉरिजॉन्टल फ्लो हुआ, पहले वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टली मैं एक अलग हायरार्की यहां पैरेलली क्रिएट कर रहा हूं तुम्हारे आंखों के सामने, राइट? अब इसने कहा भाई इंप्लॉय भी तो दो, तो यहां से मैंने क्या किया, उठा के E1, E3, E5, E7, E9, E1, E3, E5, E7, E9 ऑन E12, ये 6 इंप्लॉइज को उठा के अलग अलग मैनेजर्स के अंदर डाल दिया। अब देखो, तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो यहां पैरेलली एक हायरार्की क्रिएट हो गई, प्रोजेक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट टाइप बन गया। बट इसके लिए लोग मैंने बाहर से हायर नहीं किए, इसके लिए लोग मैंने बाहर से हायर नहीं किए।
यहीं से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके पैरेलल मैंने एक हायरार्की क्रिएट कर दी। अब ध्यान से देखो, एक एक चीज देखना। ये मिस्टर एक्स प्रोजेक्ट के लिए भी सीईओ को रिपोर्ट करते होंगे, और ये मिस्टर एक्स इस पर्टिकुलर कौन सा डिपार्टमेंट के थे, आईटी के लिए भी अपने सीईओ को रिपोर्ट करते होंगे। तो क्या इनकी ड्यूअल रिपोर्टिंग हो गई? बोलो, क्या इनकी सैलरी, मान लो ये 15 डेज प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, 15 डेज आईटी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, तो क्या इनकी सैलरी दो जगह पे अपोर्शन होगी, अलोकेट होगी, शेयर होगी? क्या उसका ओवरहेड दो जगह चार्ज होगा? सॉरी, दो जगह चार्ज होगा। यस, 2 प्लेसेस पे चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो 15 डेज तो ये प्रोजेक्ट पे लगाते हैं और 15 डेज इनका ओवरहेड, इनकी सैलरी यहां से चार्ज होगी। इनको तो 30 दिन की मिलेगी, बट इनकी सैलरी दो जगह चार्ज होगी, और रिपोर्टिंग भी ड्यूअल हो गई इनकी। ठीक है, सीईओ को दो पर्पस के लिए। सेम इज विद M1, M3, M5, M7। ये M1, ये M3, ये M5, M7। सबसे पहले तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को 15 डेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो यहां भी बेचारे काम करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट में, और फिर 15 डेज के लिए प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ड्यूअल रिपोर्टिंग इनकी भी हो गई। इसीलिए इसको कहते हैं कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज अ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हायरार्की एंड पैरेलल हायरार्की क्रिएट होती है, और साथ ही साथ इसमें ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है। और ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है, लार्ज कॉर्पोरेशन को सूट करता है, साथ ही साथ ये बड़ा ही डायनामिक होता है, प्रोजेक्ट हैंडलिंग आसान होती है, और इसी के बेसिस पे हमारा एक डेटाबेस स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहते हैं। अब पता नहीं यहां से डेटाबेस का क्या लेना देना, जैसा काम करेंगे वैसा ही तो डेटा स्टोरेज भी की रिक्वायरमेंट होगी कल को हमें, राइट? दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, राइट? और इसके लिए तुम पढ़ते हो एक छोटा सा कर्ट लेविन का 3 मैट्रिक्स। पहले वो क्या कहता है, कर्ट लेविन नहीं, किसका पढ़ते हो भाई? डेविस लॉरेंस का डेविस लॉरेंस के 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो आप। कौन कौन से? एक को अपन मैच्योर मैट्रिक्स कहते हैं, डेविस एंड लॉरेंस। एक को अपन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते, बोलो। और एक को क्या कहते हैं, पहले वाले को? डेविस, ओझा जी बोलो। जो एकदम टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, टेम्पररी मैट्रिक्स होता है, परमानेंट नहीं होता। ब्रांड मैनेजमेंट, वो तो हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ब्रांड मैनेजमेंट। एक को हम क्रिस फंक्शनल नहीं बोलते, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्या यार, तुम लोगों को पॉइंटर नहीं याद? कैसे रिवीजन किया है? क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। तो डेविस लॉरेंस ने तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स, 3 टाइप के मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के 3 स्टेजेज बताए। ये 3 स्टेजेज है बेसिकली। ये वाला जो ऊपर का मैट्रिक्स तुमने देखा, ये एक दिन में नहीं बना है, ये स्ट्रक्चर है। या ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हायरार्की है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिपोर्टिंग है, बट ये स्ट्रक्चर बनने में एक फेज से गुजरना पड़ा है। याद रखो, सबसे पहले सुनो, जब कभी कभी प्रोजेक्ट आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग टीम में से ही एक टीम बना करके भेज देते हैं उस प्रोजेक्ट पे करने के लिए। तो ये एकदम टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, टेम्पररी मैट्रिक्स है, ये एकदम टेम्पररी मैट्रिक्स है। एक बार वो प्रोजेक्ट हो गया, 3 डेज का प्रोजेक्ट था, उसके बाद देयर इज नो हायरार्की, नो पैरेलल हायरार्की, वापस से फंक्शनल हायरार्की या डिविजनल हायरार्की में वापस लौट गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज ऑफ मैट्रिक्स डेवलपमेंट है। अभी तक प्योरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, दिस इज फर्स्ट फेज। दूसरा, डेविस लॉरेंस ने कहा कि भैया ऐसा है, जब धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगातार प्रोजेक्ट सालों भर चलने लग जाते लगातार, तो हम क्या कहते हैं, एक सेमी परमानेंट सेटअप हो जाता है। नॉट परमानेंट बट सेमी परमानेंट सेटअप, जहां एक पैरेलल इस टाइप की हायरार्की क्रिएट हो जाती है और लोग 15 डेज इस डिपार्टमेंट को और 15 डेज इस प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, और ऐसा थ्रू आउट द ईयर चल रहा है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक तरह से सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर है, राइट? और एक आईटी डिपार्टमेंट के हेड को प्रोजेक्ट का हेड तत्काल बना रखा है और उससे हम काम करवा रहे हैं, सेमी परमानेंट। ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, एक है मैच्योर मैट्रिक्स।
इसने कहा जब ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो जाए, एकदम परमानेंट नेचर का हो जाए। तुमने कंपनियों में देखा होगा कि ये डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं। क्या है? स्पेशल प्रोजेक्ट। कई लोगों को देखा होगा सेल्स का डिपार्टमेंट है, बट ये सेल्स, इंडस्ट्री सेल्स, कॉर्पोरेट सेल्स के हेड है अलग से। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट है, लेकिन एक कॉर्पोरेट सेल्स का हेड अलग बैठता है और उसकी एक पूरी अपनी सेपरेट टीम है। तो एक क्या हो गया, कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट सेल्स का एग्जिस्टिंग हायरार्की से निकाल के एक हॉरिजॉन्टली एक नई हायरार्की पैरेलली क्रिएट कर दी, उसके लिए लोग भी हायर कर लिए, ठीक है, और उसका एक पूरा डिपार्टमेंट ही इन प्लेस कर दिया। आप कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट सेल्स, इंडस्ट्री सेल्स, स्पेशल प्रोजेक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखने लगे, पहले नहीं था। ये क्या हो गया? और उसकी रिपोर्टिंग सेल्स वाले को भी है, सीईओ को भी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो सेल्स का ही पार्ट है, मार्केटिंग का ही पार्ट है, तो उसकी भी है। तो ये ड्यूअल रिपोर्टिंग, ये जो हायरार्की बन गई, इसे हमने मैच्योर मैट्रिक्स कहा, जो परमानेंट नेचर का होता है। इन तीनों में समझने का डिफरेंस यही है कि ये टेम्पररी है, ये सेमी परमानेंट है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। आईटी के फील्ड में खूब होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, आईटी में होता है। मॉडर्न जो बिजनेसेस हैं, जो एमएनसीज हैं, आजकल मैट्रिक्स, लेकिन यहां पे रिपोर्टिंग बहुत तगड़ी होती है, बड़ी लंबी रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। एक एक आदमी को 20-20 लोगों को मेल कॉपी करना होता है, फिर 20-20 लोग उस पर जवाब देते हैं, वो 400 मेल बन जाते हैं आगे चल के, राइट। तो रिपोर्टिंग स्ट्रिंजेंट होती है, मुश्किल होती है, बट इससे ना कम्युनिकेशन का फ्लो बेहतर होता है, गैप्स खत्म हो जाते हैं। ये भी एक काम करने का तरीका है। जब मैं मैकमिलन में जॉब कर रहा था तो वहां एक हमारा IIM अहमदाबाद से एक आया था, हमारा VP वाइस प्रेसिडेंट, उसने आके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लगाया था वहां, लेकिन ये फेल हो गई थी क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, ऑटोमेटेड था, बट वो था माइंडसेट से ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। दिस इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। बोले तो जितना भी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जितना ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो एक हब की तरह काम करते हैं, कोर कंपनी की तरह, और बाकी सारा का सारा काम क्या कर देते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं। सारा काम आउटसोर्स किया हुआ है। देखो ना अभी फ्लिपकार्ट कैसे काम करता है, भाई सेलर अलग है, उसको डैशबोर्ड दे रखा है, सेलर खुद ही सेल कर रहा है, ये सिर्फ ऑर्डर फॉरवर्ड कर रहा है। ई कार्ट है, वो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, वो लॉजिस्टिक कर रहा है। अकाउंटिंग कोई और कर रहा है, फाइनेंस कहीं और से संभल रहा है, आउटसोर्सिंग करके डिजाइनिंग कहीं और हो रही है, क्लाउड किसी और का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक हब की तरह काम कर रहा है, और छोटे से स्पेस पे लॉजिकली देयर इज नो स्ट्रक्चर। जिस चीज के लिए वो स्ट्रक्चर बनाता, वो तो सब दूसरे को दे रखा है उसने। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है। एंड आर ग्लास स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। जनरली हमारी हायरार्की कैसी होती है? हमारी हायरार्की नॉर्मली ऐसी होती है, ठीक है। ये मिडिल लेवल का क्या रोल होता है? टॉप और बॉटम के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? अब देखो ध्यान से सुनना, ये बदलता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। आज के जमाने में क्या हो गया, कंपनियां कहती हैं कि हमें स्ट्रैटेजिक रोल वाले मैनेजर्स ज्यादा चाहिए। तो उसने क्या किया, यहां से मिडिल लेवल से उठा के कुछ लोगों को टॉप पे डाल दिया, तो रिलेटिवली टॉप को वाइडर किया, और जो कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत थी अब वो आईटी ने संभाल लिया। अब देखो ना, हमारे पास क्लाउड की सर्विसेज हैं, वर्चुअल प्राइवेट डायल अप नेटवर्क, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर है, एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइडर, ईएसपी जैसे सर्विस प्रोवाइडर है। अब वो क्या कर रहे हैं, मान लो मैं एक सीईओ हूं, मुझे अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, मुझे किसी मैनेजर के थ्रू क्यों जाना, मुझे आईटी वेब कॉन्फ्रेंसिंग करनी है और सीधा मैंने सबसे बात कर लेनी है। तो दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल। धीरे 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 इसकी बेली छोटी होती गई, बॉटम अपने साइज पे रहा जैसा था, और यहां से उठा के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टॉप की तरफ भगाया। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया मैनेजमेंट से कम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ज्यादा चलती है। मैनेजर, नॉर्मल मैनेजर कम, ऑपरेशनल मैनेजर कम, और स्ट्रेटेजिक मैनेजर ज्यादा हो गया। तो देखो ये बदलती हुई इंडस्ट्री है। तो ये नई हायरार्की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हुई, जिसे हमने आर ग्लास स्ट्रक्चर कहा, जिसमें वाइड एट टॉप, नैरो एट मिडिल एंड वाइडेस्ट एट बॉटम, ऐसा सिस्टम हुआ। इसे हमने आर ग्लास स्ट्रक्चर कहा, जो आईटी की वजह से पॉसिबल हुआ। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बट वो आईटी की कैश या VPDN नाम की टेक्नोलॉजी, जो तुमने क्लाउड में पढ़ा होगा, ये नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, यहां कंट्रीब्यूट करती है, राइट। ये भी क्लियर है, ठीक है। जैसे देखो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका भी रोल है इस टाइप की हायरार्की को क्रिएट करने में। दैट्स इट एंड दैट्स सिंपल, आर ग्लास स्ट्रक्चर। चले आगे बढ़े।
यहां तक क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। नितिन, ईआईएस अभी आज मैंने जैसा अनाउंसमेंट आपको किया था, शुरुआत में ही बोला था, पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी कट है और बहुत भयानक कट है। मैं कब तक इस सिस्टम को, मुझे भी नहीं पता। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं आती, अभी तक आई नहीं है, अगर आएगी तो फिर नहीं आएगी तो फिर कल करेंगे या शाम को करेंगे। मतलब एक बार अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आज सुबह से ही आज तो मतलब स्ट्राइक भी है, मतलब यहां का सीएम इज ऑन स्ट्राइक इन दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के ही। तो आई विल हैव टू वेट एंड दैट्स वाई, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि अभी ईआईएस शुरू कर पाऊंगा या नहीं। बट नोट्स मैं अभी शेयर कर दूंगा एंड आई विल वेट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी सब साउंड क्लियर सब ठीक आती है तो विल स्टार्ट, ठीक है? ईआईएस आज शुरू करेंगे, कल आईटी करेंगे, ठीक है? हाँ अमरिंदर जी, आपको पता ही होगा, आप तो पंजाब से हो, आपको पता है कि आज स्ट्राइक पे है और आज आप तो पंजाब से हो, आपको पता है। आईटी शुरू करेंगे कनिका बेटा 5th को, मतलब कल, टुमारो। मैं सारी अनाउंसमेंट करता रहूंगा। ईआईएस अभी नहीं किया है, अभी पहले एसएम कर रहे हैं हम, ठीक है? कल 11 घंटे किए थे, कल 11 घंटे का सेशन हमने लगभग रन किया था और आज अभी शुरू हो गए। अब देखते हैं, हो जाएगा। यस, विल वेट, विल अनाउंस, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बट करना है आज और कल में ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्केड्यूल रीस्केड्यूल करूंगा, नहीं, बैक टू बैक करूंगा। बस ये खत्म हो जाए एंड देन विल स्टार्ट। यस, एंड आई विल अनाउंस अकॉर्डिंगली। इस सेशन के बाद मैं चेक करूंगा स्टेटस क्या है, हमारे पास बैकअप क्या है, कितना है, ठीक है? ऑब्वियसली मेरे पास यहां जनरेटर नहीं है, तो यहां बैकअप हमारे पास जो इन्वर्टर का बैकअप है उसी से सब कुछ चल रहा है। एंड दैट्स व्हाई आज वीडियो भी थोड़ी सी, आज थोड़ी स्टूडियो सेटअप भी वैसा, क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आ रहा है। आऊंगा नितिन, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आता रहता हूं मैं वैसे। अब हाफ एन आवर 35-40 मिनट लगने। चलो, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड चेंज एंड कंट्रोल। अब 3 टॉपिक चिपक के बैक टू बैक करते हैं। लीडरशिप मतलब ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट एज अ लीडर। लीडर की खास बात क्या होती है? मैनेजिंग एसएमपीडीएफ, ध्यान से सुनना। लीडरशिप, मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेजियस डिसीजन मेकिंग एंड फीडबैक थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन। दिस इज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रोल, दिस इज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर्स रोल ऑफ मैनेजर एज ए लीडर क्या परफॉर्म करेगा? तो ध्यान से सुनेंगे आप। एमपीज सीएम फोकसेस ऑन सीसी, एमपी सीएम फोकसेस ऑन सीसी, एकदम खालिस पॉइंटर है, मेरे साथ बोल बोल के एक बार आप करोगे। मॉनिटरिंग execution process, promoting high performance culture, change management, focuses on CC and CA, focuses on CC core competency and competitive advantage, corporate ethics and corrective action to ensure strategic success. These are the 6 important leadership roles of managers. मतलब managers and leaders का क्या रोल होगा? This is very very hot question, very hot question, market, right? hot question है ये, market। लीडरशिप स्टाइल कितने हैं अपने पास? 2 हैं, एक को ट्रांजैक्शनल बोलते हैं, दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशनल बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल यूजेस करिश्मा एंड एंथुसियाज्म टू इंस्पायर पीपल टू एक्सर्ट देम फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखता है एंड हाई परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। ट्रांजैक्शनल फोकसेस मोर ऑन डिजाइनिंग सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप काम करती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप होती है ज्यादातर ट्रांजैक्शनल नेचर की होती है, राइट? सो दिस इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। स्ट्रेटेजिक चेंज, कितने लोग समझते हैं चेंज को? स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज 3 है, क्या? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। फटाफट बोलो कौन कौन से? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। सिंपल। कर्ट लेविन फेजेज ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज। अभी ध्यान से सुनना, जब आपसे पूछा जाए 2 क्वेश्चन, अगेन मार्क कर लो, वेरी वेरी हॉट। जब आपसे पूछे स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज, यू हैव टू राइट दिस: रिकॉग्नाइज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज। सिंपल सी बात है, रिकॉग्नाइज, क्रिएट, इंस्टीट्यूशनलाइज, सिंपल।
लेकिन जब कर्ट लेविन के फेजेज के हिसाब से पूछे तो अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, अनफ्रीजिंग, बिल्कुल सिंपल। अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, चेंज को समझो, अंडरस्टैंड करो एंड फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ढूंढो। चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन मींस चेंज को इंप्लीमेंट करो, चेंज मैनेजमेंट करो। और उसमें एक डेविड कैलमैन का एससी कैलमैन की एक फिलॉसफी है, कहती है कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईआरपी इंप्लीमेंट किया, ऑब्वियसली बीपीए किया, कंप्लायंस किया, सब कुछ किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया। बट जब लोग होंगे जो उसको इंप्लीमेंट करने की पानी पीने दो भाई, हाँ, जिसकी जिम्मेदारी है इंप्लीमेंट करने की, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, हमें लीड बाय एग्जांपल का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि एक नया चेंज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इजीली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग होंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, अच्छी ट्रेनिंग के साथ, उनको रिवॉर्ड बोनस भी आप दे रहे होंगे, उनको आप सामने लेके आते हो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको चेंज को, न्यू सिचुएशन में चेंज को इंप्लीमेंट करना होता है, एंड देन इंटरनलाइजेशन, और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में एडेप्टेबिलिटी हो जाती है। एंड लास्ट इज रीफ्रीजिंग, मींस इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी चेंज वी आर रेडी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज। कहते हैं ना, एवरीथिंग चेंजेस बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें एज पर कर्ट लेविन: अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, रीफ्रीजिंग। एंड चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन में एससी कैलमैन का कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन, CII, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन, याद रखना है आपको, ये रट्टे वाले पॉइंट हैं। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कितने हैं? ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशनल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड, अगर उसमें डेविएशन है दैट यू आर मैनेजिंग। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बोले तो मैनेजमेंट एफर्ट टू ट्रैक अ स्ट्रेटजी एज इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, डिटेक्ट प्रॉब्लम, डेविएशंस एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स मींस इंप्रूवमेंट्स। मींस स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल को मैच करना एंड देन डेविएशंस का पता करके इंप्रूव करना, दैट इज कंट्रोल। हियर आल्सो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में स्ट्रेटजी के पाथ को अपन चेक करते हैं कि स्ट्रेटजी जो इंप्लीमेंट करी, जैसी बनाई थी वैसी इंप्लीमेंट करी या नहीं करी, दैट्स सिंपल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हमारे पास कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हैं। कौन कौन से? सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सर्विलांस, रैंडम मॉनिटरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट। रैंडम मॉनिटरिंग करते हैं हम स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के अंदर। जैसे आपने कई शॉपकीपर्स को पूछा होगा, शाम को जाएंगे पूछेंगे भाई क्या चल रहा है, ऐसा कि इन्वायरमेंट में, इंटरनल एक्सटर्नल में क्या चेंजेज हो रहे हैं। कोई न्यूज देख लिया, कोई टीवी देख लिया, कहीं से भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये एक सर्विलांस कंट्रोल है। दूसरे होते हैं प्रेमाइस कंट्रोल। प्रेमाइस किसके होते हैं? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लेवल पे होते हैं। टॉप मैनेजमेंट के प्रेमाइसेस होते हैं, उसका गट फीलिंग, उसकी फिफ्थ सेंस। जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कुछ हमारे अपने अजम्पशंस होते हैं, कुछ हमारे अपने प्रेमाइसेस होते हैं, दैट वी हैव टू कंट्रोल, दैट वी हैव टू चेक, कीप ऑन चेकिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्पेशल अलर्ट, कोई वॉर वगैरह, कोई इंटरनेशनल इवेंट, कुछ भी ऐसा हो जाए, उसके लिए स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। एंड देयर इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। बोले तो जो स्ट्रेटजी जैसे प्लान करी थी वैसे इंप्लीमेंट हो रही है नहीं, उसके लिए अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस हमने एग्जीक्यूट किए हैं या नहीं किए हैं, दैट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। सिंपल। कल्चर यू विल डू, कल्चर में कुछ ज्यादा नहीं है। स्ट्रेटजी ऑडिट ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए नहीं है, न्यू कोर्स के बच्चों के लिए है सिर्फ, ठीक है। एक ये ओल्ड कोर्स के बच्चे नहीं देखे स्ट्रेटजी ऑडिट, बाकी इसके आगे जो बीपीआर वगैरह है और वो सब मैं आपको आईटी में कवर करा दूंगा, तो ओल्ड कोर्स के बच्चे सेशन लीव आउट कर सकते, बिल्कुल आपके लिए हो गया। क्या क्वेश्चन है? डेविएशन कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, यस। वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रेमाइसेस, इट डिपेंड्स। प्रेमाइस सर्विलांस, स्पेशल अलर्ट एंड इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, दिव्या बिल्कुल। अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज, बिल्कुल यहां पे पॉइंटर्स थे आपको लगाने थे। चेंज मैनेजमेंट इज लीडिंग बाय मैनेजमेंट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस। तो अब एक टॉपिक जो है जो मुझे कराना है आपको, रिजल्ट रूमेंट्स क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटजी ऑडिट। लेकिन मेनली स्ट्रेटजी ऑडिट है क्या, जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। स्ट्रेटजी ऑडिट है क्या? एकदम न्यू कोर्स के बच्चों के लिए है ये, राइट। आईटी आपकी कल कराऊंगा मैं
टेलीग्राम के ऊपर अनाउंसमेंट आ जाएगी, एकदम टाइम से अनाउंसमेंट आ जाएगी टेलीग्राम से लेके सारे चैनल्स के ऊपर, आईटी के बच्चे, ठीक है। और आपका जो बीपीआर बेंचमार्किंग है वो आईटी के साथ अपन कर लेंगे, वहां अपने को दोनों करने होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये मत भूलना, रेस्ट इज ऑल राइट, ठीक है। और अपने अपने कमेंट छोड़ते जाना आप। और आप अब 5th को मुझे ज्वाइन करोगे, आईटी वाले, ईआईएस वाले तो मेरे साथ रहेंगे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, डिपेंड्स सिचुएशन क्या बनती है, ठीक है। अभी मैं अनाउंस करूंगा। चलो, स्ट्रैटेजी ऑडिट। देखो जैसे हम ऑडिट करते हैं, दिस इज नॉट स्ट्रैटेजिक ऑडिट, ये स्ट्रैटेजिक ऑडिट नहीं है, ये स्ट्रैटेजी ऑडिट है। स्ट्रैटेजी किसने बनाई? टॉप मैनेजमेंट ने। टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई, फॉर्मुलेट की, इंप्लीमेंटेशन के लिए उसने फॉरवर्ड लिंकेज किया या बैकवर्ड लिंकेज किया, क्या सही किया क्या गलत किया, क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसी पे कंपनी की फ्यूचर, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेस्ड है। जिस चीज पे कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेस्ड है, मान लो वही चीज गलत फॉर्मुलेट की गई हो टॉप मैनेजमेंट ने, तो क्या कंपनी के लिए नुकसान नहीं होगा? होगा। इसीलिए स्ट्रैटेजी ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया। ये कहां से निकल के आया पता है? इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 से निकल के आया। मींस इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम ऑपरेशंस पे ही कंट्रोल करें, मैनेजरियल एक्टिविटीज पे ही कंट्रोल करें, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को भी चेक एंड बैलेंस करेंगे, उस पे भी हम कंट्रोल लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी ऑडिट, राइट। Strategy audit is an examination and evaluation of areas affected by operations of strategic management process within an organization, right? तो इसमें क्या है? strategy audit 3-4 बातों का जवाब देता है कि करंट स्ट्रेटजी कैसी वर्क कर रही है, ये स्ट्रेटजी फ्यूचर के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी, इसमें प्रेजेंट इसको इवेल्युएट करो और इसको चेक करो कि फ्यूचर में क्या कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो क्या टॉप मैनेजमेंट ने नीडेड जो रिक्वायर्ड चेंज था उस स्ट्रेटजी में किया और न्यू स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की या नहीं करी। ये एक सीए की जिम्मेदारी है। ऐसे 315 में 13 बार स्ट्रेटजी ऑडिट का जिक्र, सॉरी ऑडिट वर्ड का जिक्र हुआ है, जो हम जनरली ओवरलुक कर देते हैं। दैट इज आवर स्ट्रेटजी ऑडिट फ्रेमवर्क, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुना होगा तुमने, वो भी एक स्ट्रेटजी ऑडिट है कि कंपनी अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही। इसमें रिचर्ड रूमेल्ट के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वेरी वेरी हॉट, ध्यान से सुनना, जिससे हमें स्ट्रेटजी ऑडिट करने में मदद मिलती है। क्या? सबसे पहले कंसिस्टेंसी, दूसरा कॉन्सोनेंस, तीसरी फिजिबिलिटी, चौथा एडवांटेज। क्या क्या बोला मैंने? कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फिजिबिलिटी, एडवांटेज। कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फिजिबिलिटी, एडवांटेज, ठीक है, CFA। यस, इसको आप मार्क करेंगे, वेरी वेरी हॉट है, और इसको आप कवर करेंगे बिल्कुल। नहीं, आईटी वाले गए, आईटी वालों को थैंक यू बोल दिया हमने, तो सिर्फ अब एआईएस के बच्चे बचे, ठीक है। यस, कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी, अगेन देखो भाई, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुमने देखा होगा छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं लोग टॉप मैनेजमेंट के ऑफिस तक, राइट। डायरेक्टर एमडी के दरवाजे पीट रहे होते हैं, क्यों? जबकि हमने तो सबके लिए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर रखी है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी सिस्टमैटिकली नहीं बनाई गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। जबकि हमारा स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप क्या कहता है कि राइट स्ट्रेटजी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनना चाहिए, चैंडलर ने पहले ही कह दिया। इसका मतलब अगर इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, छोटे छोटे इश्यूज रेज हो रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट तक हर बात जा रही है, पॉलिटिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो कंसिस्टेंसी नहीं रखती है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। नंबर 1, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का सीधा सा मतलब है इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ ये एडजस्ट करता है। आपको बताया था ना, प्लान, इमरजेंट, रियलाइज्ड, 3 लेवल की स्ट्रेटजी हो गई, राइट। ऑब्सोलिट भी है, एक्चुअल भी है, करंट भी है, इसी बीच में है प्लान, इंटेंडेड या प्लान, इमरजेंट एंड रियलाइज्ड, राइट। तो ये क्यों हुए 3 लेवल? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी चेंज होती है। ये पॉइंट कहता है रिचर्ड रूमेल्ट का कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किए, क्या उसने स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को डील किया, क्या उसने सिनेरियो एनालिसिस किया, क्या उसने स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग करी और फिर उसके हिसाब से फ्लेक्सिबली अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया या नहीं किया। दैट इज कॉन्सोनेंस का पॉइंट, राइट। इन कॉन्सोनेंस विद द चेंजिंग इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिबिलिटी, राइट। अभी क्या है, अभी मैंने स्ट्रेटजी बनाई, उसके लिए रिसोर्सेस एलोकेट किए, स्ट्रक्चर क्रिएट किया,
क्या उस रिसोर्स, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, उस कैपेबिलिटी के अंदर जो स्ट्रेटजी तुमने बनाई थी वो इंप्लीमेंट की जा सकती है, वो फिजिबल है? मान लो कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो इनफिजिबल हो गया, दैट इज नॉट फिजिबल। मान लो कोई मुझे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी, फंड की रिक्वायरमेंट थी, उस समय नहीं थी वो, या हमने स्ट्रेटजी ऐसी बना दी जिसमें 5,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और हमारी कंपनी ही कोई 1,000 करोड़ की है, तो हम 5,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? इनफिजिबल, फिजिबल नहीं है। दिस इज फिजिबिलिटी। एंड द लास्ट इज एडवांटेजेज, मीन्स क्या स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है ऑर्गेनाइजेशन को? यस और नो, right? Whether it is achieving its goals and objective and able to beat the rivals while competing, yes or no? ये 4 बातों का जवाब, these are the 4 criterias of strategy audit। मार्क कर लो इस अटेम्प्ट के लिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉट। मे बी कि इससे रिलेटेड आपको एक सवाल भी पूछा जाए, प्रैक्टिकल सवाल भी आ जाए या सिनेरियो भी आ जाए, ठीक है? Done. This was my last topic from my side. BPR and benchmarking you can do, very simple. Multiple time मैंने भी ऑनलाइन कराया है. So from my side this is done.